प्रमोट करने के लिए नामकरण संस्कार किया जाता है। इसका जो पर्पज है वो व्यवहार हेतु में, यानी कि बोलचाल में, कि हम इसको पहचान सके कि ये बच्चा कौन सा है, किसका है, क्या है, ये व्यवहार हेतु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भाग्य हेतु, बच्चे के नाम से अगर नामकरण सही रखते हैं तो उसके भाग्य भी उसका डेवलप करता है। इसी प्रकार से बच्चे की जो है पर्सनैलिटी भी जो है नाम के ऊपर डेवलप करते हैं। किसी का चंगू मंगू नाम रख दीजिए तो उसकी पर्सनैलिटी उसी प्रकार से जो है उसकी डेवलप करती है। लेकिन अगर किसी जो है जो बड़े व्यक्ति हैं या जो हमारे इष्ट देवता हैं, जो इनके आधार पर हम नाम रखते हैं, जिनकी जो आगे हमारे आइडियल्स हैं, तो उसके आधार से बच्चा उसको ट्राई करता है और उसका भाग्य डेवलप करता है। इस प्रकार से नाम को हम करते हैं। यूजुअली जो है 10th डे या 12th डे पर किया जाता है। लेकिन बृहस्पति में स्पष्ट लिखा है, उनकी ओपिनियन है बृहस्पति ऋषि जी की, कि अगर 10th और 12th डे में नहीं हो पाता है तो बच्चे को 13 डे पर करा लीजिए, 16 दिन पर करा लीजिए, 19वें दिन पर कराइए या 25वें दिन पर आप करा सकते हैं। इसके अलावा गोविल ग्रह सूत्र में कहा दिया कि अगर नहीं होता है 10th 12th डे पे तो आप 100 डे पे भी आप करा सकते हैं। और ये स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अगर ग्रहण पड़ रहा हो, श्राद्ध हो गया हो, घर में कोई नेचुरल डिजास्टर, घर में कोई प्रॉब्लम्स हो, यानी जैसे किसी की डेथ हो गई या नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे आपदाएं आती हैं, उसमें इसको पोस्टपोन करना ही उचित होता है। तो इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन है, इसको हम करना चाहिए। इसके अलावा कौन इसको कर सकता है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि सभी के आगे लिखा रहता है फादर का नाम, बलदेव, या फिर ये जो है लिखा था सन ऑफ। एक्चुअली इसका पर्पज क्या है कि फादर को इम्पोर्टेंस देने के लिए इसके साथ अटैच किया गया। क्योंकि फादर जो है जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तब बच्चा नामकरण नाम जो है उसका जो है सोचता है, और जो है उसके बाद जो है वो डिस्क्लोज करता है 10वें दिन। तो ये हमारा जो नामकरण संस्कार है वो जैसे स्टार्ट हो जाता है जातकर्म के समय से ही, फादर उसको कंसील रखता है, छिपा कर रखता है, हाइड करे रहता है। लेकिन जब नामकरण संस्कार होता है उसमें उसको करता है। तो इसमें जो है फादर कर सकते हैं। गृह सूत्र कहते हैं कि फादर के साथ मदर चाहें, फादर नहीं है तो मदर भी इसको जो है नामकरण संस्कार में नामकरण बच्चे का कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुराण में जाएंगे या ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं तो वहाँ पर मैटरनल अंकल, मामा भी जो है उसको कर सकते हैं। और विष्णु धर्मोत्तर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो नर्सिंग केयर, अगर कोई भी नहीं है, जो नर्स है जो केयर करती है, वो भी बच्चे का नामकरण कर सकती है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो आपके हवन है, बच्चों मदर को तैयार करके बाकायदा नहला धुला करके अच्छी तरीके से नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार में 2 चीजें होती हैं, एक नक्षत्रीय नाम रखा जाता है, एक अभिप्रायिक नाम से रखा जाता है। तो नक्षत्रीय नाम तो जिस नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न होता है उसके आधार पर रखते हैं, और अभिप्रायिक जो बोलचाल के लिए यूज करते हैं। तो अभिप्रायिक नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रीय नाम को गुप्त रखा जाता है, जिससे कि कुछ इसकी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो अभिप्रायिक नाम है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अभिप्रायिक नाम रखते समय आपको 2-3 चीजें देखनी होती हैं कि पहला शब्द जो है वो घोष हो, जैसे घ, जय, ढ, भय, और इसमें जो है बीच में अंतस्थ वर्ड होना चाहिए, जैसे यह, रह, ल, ब, और अंत में जो है उष्मस्थ वर्ड, जैसे श, इस तरह से यह है, ये जो है ये आपकी उष्मस्थ वर्ड है। उष्मस्थ वर्ड मतलब वो वर्ड होते हैं या वो लेटर होते हैं, वो सब वो होते हैं जो बच्चे के अंदर उष्मा को उत्पन्न करें या फिर सामने वाले में उत्पन्न करें। एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसके डिफेंस में, जो समझने में बहुत आसानी हो जाता है। आपने जूडो कराटे करते हुए बच्चों को देखा होगा। जूडो कराटे करने वाले आपके एक साउंड निकालते हैं, हा, इस तरह से निकालते हैं, या कुंफू है, तो उसमें है वर्ड है अल्फाबेट अक्षर का प्रयोग होता है। वो जो है अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस सब को उच्चारित करके, और सामने वाले के अंदर भय पैदा करते हैं। तो इस तरह से जो ये उष्मा पैदा करते हैं अपने अंदर। इसमें इंटेंशन पे निर्भर करता है कि आप कौन किस इंटेंशन के साथ इस शब्द को प्रयोग करते हैं। तो ये इसके साथ साथ आपके जैसा आपने देखो, मदर को अगर बच्चे को चुप करना होता है या क्लास में टीचर को चुप करना होता है तो एक वर्ड यूज करते हैं, वो करते हैं श का। तो अगर उंगली पर मुंह पर रखा उंगली और श बोला तो सारे बच्चे जो है चुप हो जाते हैं, या बच्चा जो है अपने एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द अक्षर अल्फाबेट। इसकी जो है इसी प्रकार से हम जो है बीमारियों का ही पता लगाते हैं कि बच्चा, जैसे बहुत से बच्चे जो है किसी एक पर्टिकुलर शब्द को नहीं बोल पाते हैं या पर्टिकुलर अक्षर को नहीं बोल पाते। जैसे किसी का होगी कुआ तो बोलता है तुआ, कुआ और तुआ में जो है अंतर होता है। कै जो होता है आपका कंठ से बोला जाता है, और जो तय होता है, तय जो है वो दंत से बोला जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा कुआ को तुआ कहता है तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे के अंदर डिफेक्ट जो है कंठ के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि जो विद्वत जन है जो उसमें आते हैं कि बच्चे के अंदर, और उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके आधार पर स्पीच थेरेपी या जो भी करना है उसके हिसाब से उसको एडवाइस करते हैं। तो ये जो है आपका नामकरण संस्कार का प्रभाव होता है।
इसके नाम संस्कार के वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आगे आता है आपका इसमें निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में जो है बच्चे को चौथे महीने में घर से बाहर निकाल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। निष्क्रमण संस्कार में 4 महीने, तीसरे या चौथे महीने तक बच्चे को आइसोलेट कर रखा जाता है, एक्सपोजर सोसाइटी से कम दिया जाता है। फैमिली में इससे पहले फैमिली मेंबर को ही टच में रहते हैं, वहाँ से जो उसको स्टिमुलस मिलते हैं उससे उसी के आधार पर बच्चे का विकास होता है। उसके बाद बच्चे को आगे जो है और उसको विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस चाहिए होते हैं। इसमें जो है निष्क्रमण संस्कार को बच्चे को घर से निकाल करके पहले देवतागार यानी कि टेम्पल में ले जाया जाता है। ये इसका फर्स्ट आउटिंग होती है। इसमें जो है या तो सूर्य दर्शन, इसमें बाहर ले जाकर के फिर वहाँ पे सूर्य दर्शन करा सकते हैं, या फिर आपका जो है उसको चंद्रमा दर्शन करा सकते हैं। तो इस तरह से पहले महीने में अगर हम कराते हैं, कुछ जैसे बृहस्पति जी ने जो है माना है कि 12वें दिन इसको करना चाहिए, जो है आपके गोभिल ग्रह सूत्र कहते हैं कि तीसरे महीने में करना चाहिए, और अष्टांग कहते हैं इसको चौथे मास में करना चाहिए। आपके काष्ठ संहिता भी कहते हैं कि चौथे महीने में इसको करना चाहिए। तो एक्चुअली मेडिकली अगर हम देखते हैं तो ये 4th मंथ में ज़्यादा सुटेबल है। उसका एक रीज़न भी है कि जब 3rd और 4th महीने में जब इसको कराया जाता है तो बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप कर जाती हैं, बहुत सारे माइलस्टोन डेवलप करते हैं जिसको हम असेस कर सकते हैं। जैसे बच्चे को अगर हम इसमें देखते हैं तो 3rd मंथ पे बच्चे का रूटीन रिफ्लेक्स रिसेप्टर हो जाता है, ये असेस कर सकते हैं अगर वहाँ बैठ जाएगा। इसके अलावा मोरो रिफ्लेक्स है वो 6 मंथ पे करता है, लेकिन वो उसमें एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसकी जो बच्चे की नेक होल्डिंग की है वो मैक्सिमम एज है 4था महीना, 4th मंथ है। अगर उससे बच्चा पहले गर्दन नहीं संभालता तो ये मान के चलते हैं कि ये अर्ली साइन है सेरेब्रल पैल्सी का। इसी प्रकार से बच्चा अगर हैंड सिर को नहीं घुमा पाता है तो कोई भी घंटी बजाएं उसके कान के पार, अगर उसका नहीं देखता है तो हम ये असेस करते हैं कि बच्चे में हियरिंग जो है डिफेक्ट है। इस प्रकार से हम इसको इस एज पर कई सारे जो है स्टिमुलाई, जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई मिलते हैं इस संस्कार के करते समय, उससे हम असेस करते हैं बच्चे की। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो डेवलप करती है सेंस ऑफ सेल्फ। बच्चा इसमें समझ जाता है कि मैं भी हूँ, मेरी सत्ता है, मेरी मदर से भी अलग हूँ, ये सेंस इसमें डेवलप करता है, इसको भी असेस किया जाता है। तो इसमें जो है प्राइमरी इमोशंस जो है बच्चे के डेवलप देखते हैं, बच्चे में एंगर है कि नहीं, बच्चा क्रोध होता है कि नहीं, रिएक्ट करता है कि नहीं करता, खुशी जाहिर करता है कि नहीं करता, बच्चे को डर लगता कि नहीं लगता, सरप्राइज होता कि नहीं होता। ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे में आ रही हैं तो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। अगर ये डेवलप नहीं होती तो हम मान के चलते हैं कि बच्चे में कोई ना कोई व्याधि है, उसको उसके अनुसार उसको चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार से हम जो है इसको डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार अन्नप्राशन है। मैं समझता हूँ कि शायद 20 मिनट हो गए हैं, तो मैं अभी इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा। अगर आप सर, मैं चाहता हूँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं चाहता हूँ कि सर अन्नप्राशन पे सर जरूर बोलें। सर अन्नप्राशन इंपॉर्टेंट है और स्वर्ण अन्नप्राशन तक आप जरूर बोलें सर। मैं चाहता हूँ सर अन्नप्राशन पे आपके विचार सुनना चाहेंगे। ठीक है, आपको जैसा आप लोग तो अन्नप्राशन या फल प्राशन भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि काष्ठ संहिता ने जो है अन्नप्राशन से पहले फल प्राशन को बताया है कि पहले आपको फल प्राशन करना चाहिए, उसके बाद अन्नप्राशन करना चाहिए। एक्चुअली अन्न का प्राश मीन्स होता है पूर्व में, प्राशन मतलब प्राश प्रय उपसर्ग है, जिसके मतलब होता है कि पूर्व में, बिफोर द फीडिंग जो भी कुछ दिया जाता है, यानी कि मदर की बच्चे की फीडिंग जो होती है वो मिल्क होता है, उससे पहले अगर हम कुछ भी देते हैं उसको हम प्राशन कहते हैं। जैसे स्वर्ण प्राशन है तो हम वो जो है दूध से पहले देते हैं, मतलब बच्चे के फीड से पहले देते हैं। इसी प्रकार से अन्न प्राशन है, यानी कि उसको बच्चे को जब अन्न को दिया जाता है पहले, यानी कि बच्चे की जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग ही मेन रहता है, लेकिन उससे पहले अगर हमको जब उसको टेस्ट कराया जाता है या पहली बार उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इसको जो है सामान्यतः 6 मंथ पे, यानी 6 मंथ का 6ठे महीने पे उसको बताया है। सामान्यतः स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ काष्ठ संहिता के अनुसार या, लेकिन सामान्यतः, लेकिन ये जो भी 6 मंथ होते हैं वो भी ल्यूनर मंथ के अनुसार, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5.5 महीना करीब आता है। ये जो है 5.5 महीने 6ठे महीने पर इस संस्कार को कर लेना चाहिए। इस संस्कार में क्या होता है कि 3 चीजें इसमें असेस करते हैं, बच्चे अन्नप्राशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और बताना चाहूँगा कि इसमें बच्चे को हमको किस तरह का बेबी को करना है, बनाना है, डेवलप करना है, उसके आधार पर हमको डाइट हमको डिसाइड करनी होती है। या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसके आधार पर हमको बच्चे को अन्नप्राशन या उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अन्न को। जैसे आप बच्चों को अगर आपको एनर्जेटिक बनाना है, तेजस्वी बनाना है, ब्रेव इंटेलिजेंट चाहिए बेबी, तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में बच्चे को दही, हनी और बटर ऑयल, इसको जो है 6ठे महीने पर इससे जो है प्राशन कराया जाता है।
मतलब ये जो है एनर्जी प्रोवाइडर है, यानी कर्ड है, हनी है और बटर ऑयल, तीनों बच्चों में एनर्जी, बच्चे से तेजस्विता बढ़ती है, उसको इंटेलिजेंट होता है। ये जो है आश्वालन ग्रह सूत्र के अंतर्गत इसको बताया गया कि इसको आपको करना चाहिए। आचार्य कश्यप कहते हैं कि छठे महीने पे फलप्राशन करो और 10वें महीने पर अन्नप्राशन करो, या बच्चे में तो इसमें जब बच्चे में दांत निकल आए तब उसको अन्नप्राशन कराना चाहिए। ये मेडिकली एक रिकमेंडेशन है कि बच्चों में जब भी दांत जो है चौथे महीने के बाद कभी भी निकल सकते हैं, चौथे महीने या उसके बाद तो कभी भी निकल सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन दी है उन्होंने, या तो 10 मंथ पे या बच्चे में जब जो है आपके दांत निकल आए तब आप इसको अन्नप्राशन संस्कार करा सकते हैं। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो इसमें जो है जब छठे महीने पर हम करते हैं उसका माइलस्टोन देखते हैं कि बच्चा जो है विद सपोर्ट बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है। उसके अंदर टेस्ट बट जो है जो डेवलप एक्चुअली होता है क्या है कि अन्न इससे पहले हम देते नहीं बच्चे को, उसका एक रीजन ये होता है कि जो टेस्ट बड्स होती हैं वो फुली डेवलप नहीं, फुली फंक्शनल नहीं होती। बच्चा आइडेंटिफाई तो कर लेता है कि क्या कड़वा है क्या मीठा है, लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं होती हैं। दूसरा ये होता है कि एक एंजाइम होते हैं इसके अंदर जो बच्चे में डेवलप नहीं होते, जो पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे टाइलिन हो गया या लाइपेज या एंजाइम है, वो जिसमें डेवलप नहीं होते हैं बच्चे में, जिसकी वजह से जो है अन्न का पाचन नहीं हो पाता है। तो ये छठे महीने, 5वें छठे महीने में बच्चों में या चौथे 5वें महीने बच्चों में जाकर डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है इस महीने पे यानी 5th मंथ के ऑनवर्ड यानी 6 महीने के अराउंड जो है बच्चे को अन्नप्राशन कराना चाहिए। जो हमारे यहाँ आजकल कस्टम है, ये सभी हिंदू धर्म में जो है सभी लोग इसको करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है बच्चे की डाइट को हमको सबसे पहले अगर हम देते हैं तो सबसे पहले लाइट डाइट स्टार्ट करते हैं, जो लघु आहार होता है। जैसे षष्टिशाली राइस को यूज करने के लिए कहा है कि षष्टिशाली राइस तो डाइजेस्टिव होता है, कार्बोहाइड्रेट है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है लघु आहार होने की वजह से। इसमें थोड़ा सा ऑयली सब्सटेंस मिलाइए, यानी कि आप घृत मिलाइए, साल्ट मिलाइए और इसमें बार्ले और व्हीट यानी कि गेहूं को मिला करके इसमें इसको देना चाहिए। ये पहला जो है ये बच्चे को प्राशन के स्वर्ण प्राशन में देना चाहिए। अगर बच्चे में सपोज करो उस पीरियड में डायरिया चल रहा है, बच्चे को डायरिया आप अन्नप्राशन संस्कार भी कराना है, तो उस पीरियड में बच्चे को जो है इलेक्ट्री बना के देना चाहिए, बिडन, साल्ट, इलेजिनस सब्सटेंस और आपका कोद्रव जो कोदो होता है उसको मिला करके देना चाहिए, जिससे बच्चे में डायरिया हो जाए और आपका जो है अन्नप्राशन संस्कार भी हो जाए। अगर बच्चे की पित्त प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार भी जो है अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए, जिसमें जो है मृद्विका यानी कि जो मुनक्का होती है उसको लेते हैं, हनी और बटर इनको मिलाकर बच्चे को देना चाहिए। तो ये पित्त सामक होने की वजह से बच्चे की पित्त प्रकृति वालों को ये हेल्पफुल होती है। यानी कि मेन पर्पज हमारा प्राशन करना है, बच्चे को इनिशिएट करना या उनको इंट्रोड्यूस करना। दूसरा एक इसमें है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें मिलता है जो काश्यप संहिता ने दिया है, गाइडलाइन दी है कैसे आपको शुरू कराना। एकांतरम द्वैंतरम व देश अग्निवल कालवित यदा वा क्षुदितम पश्येत तदयनम सातिम आशयित। यानी कि जब बच्चे को आप अन्नप्राशन संस्कार कराएं या अन्नप्राशन कराएं तो पहले दिन तो आपको खाली टेस्ट करा करके एक संस्कार कराने के बाद उसके बाद एक का गैप कर करके बच्चे में करना चाहिए। बच्चा अगर पूरे दिन में 8 फीडिंग लेता है तो पहले एक फीडिंग में जो है अन्नप्राशन संस्कार के मतलब अन्न को जो है देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे 2 में करें, फिर 3 में करें। इस प्रकार देश अग्नि बच्चे का शरीर को देखते हुए, बच्चे के उसकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी को देखते हुए, बच्चे के बल उसके जो है काल यानी समय को देखते हुए अन्न का प्राशन कराना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट है यदा वा पश्येत तदयनम सात्यम आशय, यदा वा क्षुदितम पश्येत, जब भी बच्चे को भूख लगे तब देना चाहिए। कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं कि आधे घंटे पे दें कि 1 घंटे पे दें। आपको जब बच्चे को लगता है कि 4 घंटे पे भी अगर बच्चों को भूख लगती तो 4 घंटे पे ही उसको आहार देना चाहिए, यानी कि अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत उसको ये आहार देना चाहिए। तो इसमें टालिन एंजाइम और पैनकेटिक एमाइलेज एंजाइम, ये 2 एमाइलेज एंजाइम डेवलप नहीं होते 6 महीने से पहले, फुली डेवलप नहीं होते, 6 महीने पे डेवलप कर जाते हैं, जिसके बाद जो है अन्नप्राशन संस्कार हमें कराना चाहिए। तो इसलिए ये जो है अन्नप्राशन संस्कार के बारे में ब्रीफ में है। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक आहार को, जैसे सपोज करिए पहले हम चावल को देना चाहते हैं, उसके बाद हम गेहूं को देना चाहते हैं, तो इसके आधार पर जब हम एक अंग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी कैन असेस आइदर बेबी हैज फूड एलर्जी और नॉट। तो एक जो है पर्टिकुलर आहार के प्रति उसकी एलर्जी है या नहीं है, इसको हम असेस कर लेते हैं। अगर आपने एक पहला आहार दिया, चावल दिया 2 दिन तक, आपने लगातार उसको एक डाइट में चेंज उसको दिया, तो उससे क्या होता है कि बच्चे में आपको उसको अगर एलर्जी होगी तो पता चल जाएगा कि इससे चावलों से एलर्जी है या नहीं। फिर आपने जो है उसको गेहूं दिया, फिर आपने जो है उसको सब्जी दिया, सब्जी में भी आपने गाजर दिया, मूली दिया। ओके, तो ये इस तरह से करके हम जो है इसको अन्नप्राशन संस्कार में एक इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मेरा ब्रीफ में अन्नप्राशन संस्कार है। इसके अलावा बहुत सारे संस्कार हैं, जैसे चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, इसके अलावा कर्णवेदन संस्कार है, इसके अलावा बहुत सारे उपनयन संस्कार, संवर्तन संस्कार, या मैनी संस्कार, उनकी सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसको मैं यहाँ पर ही इसको विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपका रहा सर।
और आशा करता हूँ कि जो लोग इसको आयुर्वेद से इतर भी लोग देख रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज आपने समझाया और बहुत ही अच्छा लगा आपका लेक्चर। मैं इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना पटेल मैडम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैडम जो हैं प्रोफेसर एंड हेड जो है कौमारवृत्त विभाग में IPGT एंड RA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। मैडम के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय में बताना चाहता हूँ। मैडम के पास पिछले 33 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैडम ने अब तक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेदा, ये एक पुस्तक भी मैडम ने राइट किया हुआ है। रिसर्च प्रोजेक्ट भी है मैम के पास, इवेल्युएशन द इफेक्ट ऑफ स्पाज्मा सिरप ऑन ब्रोंकियल अस्थमा, एंड सेकेंड वन इज स्तन्य जनन, दैट इज़ अ गैलेक्टोगॉग इफेक्ट ऑफ प्रोमोलैक्ट। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मैम को ही आमंत्रित करता हूँ। मैम कृपया अपने आप को अनम्यूट करिएगा और मैम का टॉपिक है एडोलेसेंट केयर इन गर्ल्स। तो मैम मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपने विचार रखें। डॉक्टर कल्पना पटेल मैम, समय का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। 20 मिनट के अंदर मैम लेक्चर को समाप्त करना पड़ेगा। ओवर टू यू मैम। जी मैम, प्रारंभ करें मैम। मैम आवाज़ नहीं आ रही है मैम। मैम आवाज़ नहीं आ रही, आप एक काम करिएगा मैम, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए मैम, और ऑडियो कनेक्शन मैम वॉइस नहीं आ रही है मैम। मैम ऐसा करिए, आप दोबारा डिस्कनेक्ट होके मीटिंग को लीव करके दोबारा कनेक्ट होइएगा। तब तक हम अपने अगले वक्ता को बुला रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट करता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सर, कृपया अपने वीडियो को ऑन करिए आप। अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर वीरेंद्र सर को, सर अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। ओके सर का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहता हूं। सर इस समय एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कौमारवृत्त गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ण प्राशन जो यूपी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, सर आपके ही विशेष प्रभाव से, मैं उस समय पीलीभीत में पीजी कर रहा था, जिस समय सर की पोस्टिंग वहीं पे थी, पीलीभीत गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत में, और वहीं पे आयुष मेला लगा था जहाँ पे हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन संस्कार प्रारंभ किया था। समय अधिक न लेते हुए मैं डॉक्टर वीरेंद्र सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर अपने विचार रखें। डॉक्टर वीरेंद्र सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। परम आदरणीय मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक वार्ष्णेय जी, काशी प्रांताध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, विंध्याचल विभाग प्रमुख डॉक्टर GP अवस्थी जी, बरेली से डॉक्टर DN शर्मा जी, परम प्रिय अवनीश जी, आप सब और आपकी संस्था द्वारा हम सब पर किए गए अनुग्रह का आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आपने एक ऐसा मंच इतनी सहजता से सुलभ कराया है कि हम लोग इस कोरोना काल की वैश्विक विभीषिका के लाघव से भी अपने गाल बजा ले रहे हैं। हमने अभी कल्पना मैडम का व्याख्यान सुनना था, लेकिन किसी कारणवश उनका व्याख्यान नहीं हो सका। उनको भी मेरा सादर प्रणाम। आज के इस विशेष अवसर पर मैं अपने पूज्यपाद गुरुजी प्रोफेसर उमेश दत्त शर्मा जी का प्रणाम करता हूँ, जिनका वरद हस्त सदैव अपने शिष्यों के ऊपर बना रहा और हम सब उनकी छाया में पुष्पित, पल्लवित और ऊर्जित होते रहे। अभी भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। उसी कड़ी में, उसी समतुल्यता से प्रोफेसर DN मिश्रा सर जी को भी सादर प्रणाम, क्योंकि सारा सैद्धांतिक ज्ञान तो आपकी पुस्तक से ही मिलता रहा। UG, PG और अभी तक के पठन पाठन में भी आपकी इस अद्वितीय कृति का ही योगदान रहा है।
और आज तब जबकि मैं अपनी राजकीय पारी के समापन की गोधूली बेला में दस्तक दे रहा हूं, तो पाता हूं कि अपने विषय का जो भी प्रायोगिक ज्ञान मैंने एंजॉय किया, हजारों की संख्या में मैंने जिन शिशुओं की प्राण रक्षा में अपना योगदान किया, वो सब प्रोफेसर बीएम सिंह जी, मेरे गुरु तुल्य, मेरे अग्रज की ही साक्षात सहज शिक्षा के बिना संभव ही नहीं था। संयोग से आज इस मंच पर आपका भी साथ है। हमने बीएचयू आयुर्वेद में बाल रोग विभाग को सतत और सजीव बनाए रखने में अनेकों लड़ाइयां भी साथ ही लड़ी। बॉस जी को प्रणाम। और इस आभासी संगोष्ठी में पूर्व और पश्चात के वक्ताओं सहित देश के सुदूर अंचलों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों एवं छात्रों का अभीष्ट सादर अभिवादन। आज का विषय रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। जी हाँ, आज सबकी जुबान पर यह ज्वलंत प्रश्न है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि एक बात तो प्राय करके समाज की समझ में आने लगी है कि हमारी इम्यूनिटी ही एकमात्र वह शारीरिक बल है जो ऐसी किसी आपात स्वास्थ्य आपदा में फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में एक ढाल बनकर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे शरीर के ऊतकों के बीच खड़ी हो जाती है। बाजार से खरीदी हुई इम्यूनिटी और एंटीबायोटिक्स ऐसे समय के लिए नहीं है, क्योंकि उनके बनने और बाजार में आने तक तो लाखों जिंदगियां काल के कराल का कवल बन चुकी होती है। आज भी रोज क्या प्रतिपल आंकड़े आते जा रहे हैं, कोरोना मीटर चलता जा रहा है और अभी भी न जाने कितनी जिंदगियों की आहुति देनी पड़ेगी, किसी को पता नहीं। और जब लाखों जानों के खप जाने के उपरांत रिसर्च की मैराथन दौड़ के बाद किसी मेडिसिन या वैक्सीन पर मुहर लग भी जाए तो गई हुई जिंदगियां क्या वापस लौट आएंगी? और तो और ये नई वैक्सीन कितने दिनों या समय तक कारगर रहेगी, क्योंकि हम सब बखूबी इन वायरसों को जानते हैं कितनी जल्दी अपना चोला बदल लेते हैं। एड्स की वैक्सीन आई क्या? ऐसे ही कोरोना के अग्रज SARS-CoV-1 जो 2003 में आया 30% मॉर्टेलिटी के साथ, उसकी वैक्सीन आई क्या? नहीं। पर हो सकता है पूरे विश्व का दबाव झेल रही चिकित्सा पद्धति कल कोई वैक्सीन लेके आ भी जाए, क्योंकि दोनों बातें हैं ना। बाजार में बनिया से एक ग्राहक ने पूछा कि 100 हल्दी का भाव? 100 ने उत्तर दिया जैसी तोरी चोट पिरा है। तो इस कोरोना काल में सारा विश्व वैक्सीन की रट लगा रखी है। कंपनियों के मोटे माल का इंतजाम भी हो जाना है, इसलिए SARS-CoV-1 की तो वैक्सीन नहीं आई, पर इस SARS-CoV-2 की वैक्सीन तो आएगी, पक्का है। बस देखना ये बात बाकी रहेगा कि कितने दिनों में ये अनुपयोगी सिद्ध हो जाए, क्योंकि वायरस तो वायरस ठहरा, बस कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल इधर से उधर करेगा और हो गई वैक्सीन की तीसरी। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि मैं वैक्सीन थ्योरी या किसी वैक्सीन की खिलाफत के लिए खड़ा हूँ। अपितु वैक्सीन की खिलाफत के लिए नहीं खड़ा हूँ, परंतु उस कमाई, दोहन और शोषण की मानसिकता की भी तो अंधभक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वह इस तरह की महामारियों का प्रायोगिक रूप से प्रयोग करके पृष्ठभूमि में भी तो बन सकती है। और सस्टेनेबल चिकित्सा व्यवस्था देने का उत्तरदायित्व भी तो कोई लेगा कि नहीं लेगा। इकोनॉमी का अधिकांश हिस्सा हजम कर जाने के बाद भी ऐसी परिस्थितियों में हम कुआं खोदने बैठ जाएंगे और निरीह जनता की बलि चढ़ जाने दिया करेंगे। ऐसी सैद्धांतिक रूप से बैंकक्रप्ट और मुनाफा को चिकित्सा पद्धति को समाज के मुख्य धारा की चिकित्सा व्यवस्था के रूप में यदि कथित कारणों से हमने कभी अंगीकार भी कर लिया था, तो आज गंभीर चिंतन व आत्मावलोकन का समय है। हम केवल एकांगी विचारधारा से ही चलेंगे या कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम या कुछ और, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि तो जन्म से ही बाजारू रही है। हमने कभी किसी जैव संपदा का पेटेंट रखना शुरू नहीं किया। हमारा तो आदर्श ही यही है, न तो हम काम है राज्यम। और वहां तो चोरी छिपे हर औषधि, हर वनस्पति का पेटेंट कर लेने का प्रयास चल रहा है। किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र के गौरव की पहचान उसके अतीत रूपी जड़ों से ही की जाती है। वर्तमान उसके आने वाले भविष्य की पौध को सिंचित करता है। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा अतीत इम्यूनिटी को निखारने के मामले में चकाचौंध उत्पन्न कर देने वाले ऐसे स्वर्णिम युग का रहा है, जिसमें काश हम पॉलिटिकली इतने सेल्फ सेंटर्ड ना होते, इतने विभाजित न रहे होते। काश कई सारे काश हैं जो सदैव से इस इनोवेटिव, स्किलफुल और अनन्य ब्रिलियंसी रखने वाले देश को कईयों लुटेरों के दासत्व में रहना पड़ा। लुटेरों ने हमारा धन भी लूटा, हमारे ज्ञान की भी चोरी की और मेड इन दिस मेड इन दैट करके पूरे विश्व में सुर्खियां भी बटोरी। क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन या विशिष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकने वाले सिद्धांत के जनक के रूप में जिसे हम आज याद करते हैं, उसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। वैक्सीन किस थ्योरी पर बनी और श्रेय भुना ले गए 1798 में श्रीमान ब्रिटिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर जी, बस एक मामूली सा बदलाव करके, क्योंकि उन्हें फार्मिंग के क्षेत्र में भी काम करने का अनुभव था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1714 तक इंग्लैंड के लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचने की तकनीक का एकदम पता तक नहीं था।
जब वे धीरे धीरे इंडिया और आसपास में आके रचे बसे तो उन्होंने यहाँ के हेरिटेज को खंगालना शुरू किया और तब उन्हें यह टेक्निक पता चली, जिसके बारे में उनके पत्राचारों का उल्लेख मिलता है कि कैसे उन्होंने इसका वर्णन कितने आश्चर्यजनक ढंग से किया है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ इनॉकुलेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स एज परफॉर्म्ड इन बंगाल फ्रॉम आर.ई. कोल्ट टू डॉक्टर ओलिवर कोल्ट इन एन अकाउंट ऑफ द डिजीजेज ऑफ बंगाल, कलकत्ता, डेटेड February 10, 1731। धीरे धीरे वहां भी ब्रिटिशों को बचाने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। एज सच जैसा यहाँ हो रहा था वैसे ही, जिसे इनॉकुलेशन या वेरियोलेशन कहते थे। कई विचारकों का यह मत है कि यह ज्ञान भारत से ही चीन और मिडिल ईस्ट गया और वेस्टर्न वर्ल्ड में ले जाया गया, जिसका प्रयोग तब हमारे इसी बनारस तथा पूरे पूर्वांचल बिहार बंगाल में श्रावण मास में प्रायः वार्षिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों के पुत्र और शिष्य, जिनको के इतिहास में ब्राह्मण नाम से उल्लिखित किया गया है, इन्हीं शीतला माता के मंदिरों पर इस इनॉकुलेशन या वेरियोलेशन की जनसेवा की कार्यशाला चलाया करते थे। ये आंग्ल शब्द है, अपनी भाषा में इसे टीका कहते थे। बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से पहले इनॉकुलेशन के स्थान को कपड़े से सूखा ही रगड़ते थे तथा 8-10 मिनट के बाद जब उस स्थान पर वैस्कुलरिटी बढ़ जाती थी तो पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के स्मॉल पॉक्स के मैच्योर दाने के कुएं में डिप करके रखे हुए एकदम तीक्ष्ण नोक वाले शस्त्र से इस स्थान पर कई प्रिक किए जाते थे। इसके बाद 3 से 5 दिन में टीके का स्थान पक जाता था और बुखार होता था। अधिकतर लोगों में हल्के सिम्टम्स भी आते थे, जिनका उपचार शीतला माता के निम्ब पत्र, शीतल स्नान आदि से ही कर लिया जाता था। इसके लिए विशेषकर 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए शिशुओं से लेकर 13 साल के बच्चों तक का चुनाव किया जाता था। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर J.Z. हॉलवेल का वह पेपर जो उन्होंने प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन लंदन के सामने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में स्वीकार किया था कि इंडियंस को बहुत पहले से पता है कि डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। आज जब मैं रोचकता और बनाने की बात कह रहा था तो सुनिए, वैक्सीन शब्द वक्का, VACCA वक्का लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है काऊ, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने 1798 में एक और प्रयोग किया कि किसी संक्रमित मानव के पूरी के बजाय किसी संक्रमित काऊ के पूरी का प्रयोग ह्यूमन पर करके देखते हैं और ये प्रयोग सफल भी रहा। अब क्योंकि यहाँ काऊ का वायरस वैक्सीनिया का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे वैक्सीनेशन कहा। बिल्कुल वैसे जैसे वेरियोला वायरस के प्रयोग करने के कारण भारतीय पद्धति को वेरियोलेशन कहा गया था। मजे की बात कहें या अपनी सुप्रीमेसी झाड़ना समझें, जैसे ही ये काऊ वाला वायरस मटेरियल, जिसे अब वैक्सीनेशन का ख्याति प्राप्त दर्जा मिल गया था, इंडिया में लॉन्च किया गया, यहाँ सैकड़ों सालों से चली आ रही वेरियोलेशन की प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया। अब क्योंकि वे पावर में थे, जो चाहते कर सकते थे और उससे 2 लाभ थे। वेरियोलेशन के बंद होने से यहाँ का आम और अभिजात्य वर्ग वैक्सीनेशन पर डिपेंडेंट हो गया, जिससे मोटी कमाई का एक और जरिया खुल गया और धीरे धीरे यहाँ का वो ज्ञान विलुप्त होता गया, जिस पर आगे चलकर यहाँ के विशेषज्ञ कुछ नया कर पाते, कुछ नया सोच पाते। आज कितने प्रतिशत लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि यहाँ का वेरियोलेशन ही वास्तव में वैक्सीनेशन बन के वापस आया। ऐसे स्वर्णिम अतीत के ध्वजवाहक होने के गौरव के साथ आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद का मुख्य स्रोत या वेद अथर्ववेद है। यहाँ भी कृमियों को रोगों के कारण के रूप में स्वीकार किया गया है और इतने स्पष्ट तरीके से अथर्ववेद का उदाहरण देखिए, 1/2/31, 32/4, 37 और 5/23-29 वर्णन है कि ये वायु, जल तथा आहार के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और रोगों का कारण बनते हैं तथा इन कृमियों के संतति सहित नाश के उपाय बताए गए हैं। महारोगों के फैलने के समय, ऋतु संधियों के समय भेषज यज्ञ का विधान किया गया था। सुश्रुत का इतना स्पष्ट वर्णन देखिए, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निःश्वासात सह भोजनात् सहसय्यासनात् चापि गंधमाल्यानुलेपनात् ज्वरं कुष्ठं च शोषं च निद्राविष्यन्ति च औसर्गिक रोगान् से संक्रामन्ति नरं नरम। इसके बाद कहीं कोई संदेह किसी को नहीं रह जाना चाहिए कि हमें रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कारणता का कोई बोध नहीं था। लेकिन इसके साथ ही हमारा यह सर आपका समय सर समाप्त होने वाला है सर, 5 मिनट आपके पास। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो यथा ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्याद गर्भास्याद विधिपूर्वक का
कहीं भी यदि कोई नया जीव आना है तो ये 4 उपादान आवश्यक है: ऋतु, क्षेत्र, अंब और बीज। जैसे कि पौधे के उगने के लिए एक विशेष ऋतु, एक विशेष तरह की मिट्टी, पानी और उस पौधे के बीज की आवश्यकता होती है। उनमें से किसी एक की भी अनुपयुक्तता जीव की उत्पत्ति से बाधक हो जाएगी। ठीक वैसे ही यदि हमारे शरीर में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न होना है, हमारे शरीर को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अनुकूल वातावरण नहीं दिया तो हमारे शरीर में पले बढ़े बिना ही रह जाएगा। जिस तरह की व्याधि वो कर सकता था वो नहीं कर पाएगा और इस तरह से हमारा शरीर उस व्याधि से बच जाएगा। हम अब आपको अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी समझ रखने के बाद अल्टीमेट साइंस ऑफ लाइफ आयुर्वेद ने जीवाणुओं, विषाणुओं की अपेक्षा शरीर बल वृद्धि पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया, इस पर बात करते हैं। क्योंकि एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग मेडिसिन के निर्माण की व्यवस्था ऐसे ही दिन दिखती है। जैसा आज आप देख रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं और सिस्टम कह रहा है कि 6-7 महीने से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये चिकित्सा पद्धति का फेल्योर है। हमारे महर्षियों ने इसको बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था। बाल्यावस्था भी कोमल होने के साथ साथ इसी एकोमोडेटिव और एडेप्टिव स्वरूप के लिए जानी जाती है। इसीलिए कुछ लोग इस अवस्था की तुलना मूर्त रूप से लेते हुए कच्ची मिट्टी के घड़े से करते हैं। इसलिए बच्चों को खड्रस आहार अर्थात सभी तरह के आहार देते हुए उनका प्रतिपालन करना चाहिए। ये प्रक्रिया माता के गर्भ से आत्मा के अवतरण काल से ही शुरू हो जानी चाहिए। जैसा कि काश्यप संहिता का वचन है, माता जो भी आहार लेती है उसके एक भाग से गर्भ का, दूसरे भाग से माता का तथा तीसरे भाग से मातृस्तन की पुष्टि होती है, जो कि बाद में कुछ समय तक शिशु के संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यदन्नपानं प्रायण गर्भिणी स्त्रीणि सेवते रसो निर्वर्तते तादृक्धा चास्य प्रवर्तते। मातृपुष्ट्यर्थम एकांशो द्वितीयो गर्भपुष्टे तृतीय स्तनपुष्ट्यर्थम नार्या गर्भपुष्टि। माता जो भी जैसे भी आहार का सेवन करेगी उससे आहार के सारे भागों का रस बनेगा और यही रस पुनः देखें कैसे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में परिवर्तित हो जाता है। रसादि सुक्रांता नाम धातु नाम ये परम तेजा तत्फल ओजा तदैव बलम उच्यते। ये ओज ही अष्टबिंदु प्रमाण और अर्धांजलि प्रमाण में शरीर के सभी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता का मूल है, या यूं कहें यही ओज इसका बल और व्याधि क्षमता का मुख्य कारण है। व्याधि क्षमता 2 तरह से शरीर की रक्षा करता है: व्याधि बल विरोधकत्वम, व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वम। इन्हीं 2 कर्मों से के बल पर ओज शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऊसर बना देता है। 3वें अध्याय में 3 तरह से बल की उत्पत्ति, जिसको सहज कालज युक्ति के रूप में अभी आपने पहले भी सुन रखा है। इस तरह से सहज बल का उदाहरण देखिए संहिताओं में कितना सुंदर तरीके से किया गया है। प्रथमम जायति ओजा शरीरे सुख शरीर। शरीर में सबसे पहले किसी भी शरीर के जन्म से पहले उसका ओज जन्म लेता है और इस तरह से सहज बल की उपाय देता है। यहाँ पर दिखती है बलवत पुरुषे प्रदेशे जन्मेचा। किसी बलवान पुरुष की संतति बलवान होती है। बलवान पुरुष बलवान देश में जन्म लेने से संतति बलवान होती है। इसी तरह से सिंधुत्वा बलिना भवन्ति, सिंधु प्रदेश में उत्पन्न होने वाले लोग बली होते हैं। इसी तरह से कालज बल, कालकृत बल, आदान विसर्ग काल में क्रमशः बल बढ़ते और घटते हैं और मध्य में उसका बल मध्य रहता है। इसी तरह से युक्तिकृत आहार चेष्टा योग्य आहार और व्यवहार में योजना बना करके किए जाने वाले बल वृद्धि कर भावों की अभिवृद्धि करना ही इसका मूल उद्देश्य है। प्रथम आहार कोलोस्ट्रम किसी भी परिस्थिति से मिस नहीं होने देना चाहिए। अन्य रोगों से बचाने की क्षमता है इसमें। इतना ही नहीं, हम आज की परिस्थितियों में भी काऊ कोलोस्ट्रम का प्रयोग कर सकते हैं। हेलो रेतो मूलम ही जीवितम। इस तरह से आप जानते हैं ब्रह्मचर्य का जो है हम पालन कर सकते हैं, वो हमारे लिए सभी तरह से उपयुक्त है। निद्रा, एक रात किसी भी कारण से जग जाइए, फिर देखिए निद्रा का महत्व। एक भी कार्य सुचारू रूप से कर पाए तो संपूर्ण। रसायन सेवन, सुवर्ण प्राशन, द्रव्याणाम लेहिनीनाम विदेश्य उपदेक्षते विघृसित होते दिसित पांग मुखे लंगुनामुना आमत्य मधु सर्पिभ्याम लेहेत कनकं सुवर्ण प्राशनम ही एतद मेधा आयुर्बंधवत्। आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्णम ग्रहापहम में मासात परम मेधावी व्याधिवीर न चतुर्षते। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मासात परम मेधावी व्याधिवीर न चतुर्षते, व्याधि ही नहीं होनी है। और ग्रहापहम, हम हर उस चीज को जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती और हमको अटैक करती है, उसको हमने ग्रह के रूप में माना। कंक्लूजन के तौर पे हम लास्ट में थोड़े से दो बोलते हैं। यदि हम बहुत नींद में स्नान भी करें तो इतना ध्यान रखें कि माता की सेवा शुश्रूषा जितनी सुंदर सुव्यवस्थित और सहृदय ढंग से करेंगे, बच्चे का सर्वांगीण विकास का आपका लक्ष्य पूरा होगा। स्त्री मूलम अपत्यानाम, स्त्री ही रक्षिता।
क्योंकि बच्चा स्वयं बाहर जाता नहीं है, बाहर तो हम ही आप जाते हैं, बिना पूरी साफ सफाई के बच्चे से वापस आने पर ना मिले, बच्चे को मुंह या मुंह के आसपास चुंबन ना लें और ना ही उसको लेना देना सिखाएं। बच्चों या किसी भी का भी मुंह से मुंह जोड़ना सबसे प्रमुख कारण बनता है इस तरह के रोगों के प्रसार में। कठिन दौर आया है, संभल कर रहें। इसमें सामान्य रूप से बच्चों को पीयूष सेवन, स्वर्ण प्राशन, हल्दी वाला दूध 1 आधा और 2 चम्मच के आसपास, जिसकी जैसी वय हो उसके हिसाब से दे सकते हैं। और बीमार पड़ता है बच्चा तो जैसे काढ़ा पिलाते हैं, तो काढ़ा नहीं पीता तो ये करके टालना अच्छा नहीं है। बीमार पड़े बच्चे तो उसको जो है काढ़ा पिलाने के लिए उसको बताएं, क्योंकि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो आप जो दवा देते हैं वो जल्दी से पीता नहीं है, उल्टी भी कर देता है, लेकिन फिर भी हम उसे उल्टी कर देने के बाद ही पिलाते हैं, क्योंकि पता है कि वरना हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेंगे आदि आदि। अनुलोम विलोम, कपालभाति आसन खुद करें और उसे भी सिखाएं। वज्रासन, स्वस्तिकासन इत्यादि आराम से बच्चे कर सकते हैं, उन्हें सिखाएं। यकीन मानिए हमसे आपसे जल्दी सीखते हैं बच्चे। इस तरह से एंटीबायोटिक्स के भरोसे से बहुत दिन रह लिए। ये कोरोना द्वारा पुनर्जीवित किए हुए संस्कार का समय है, इसे हम कोरोना संस्कार का नाम देते हैं। हमसे पहले से रहा है और हमारे बाद भी रहेगा। आइए पुनः अपनी जड़ों से जुड़िए और सारी विधाएं तो आती जाती रहेंगी। आयुर्वेद बेसिक है, चिर सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंट हियरिंग। जय कश्यप, जय आयुर्वेद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपका ये उद्बोधन जो आम लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के बाद भी रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे, ज़रूर उनको ये मालूम चलेगा कि बच्चों को इम्यूनिटी कैसे डेवलप करानी चाहिए, किस प्रकार के आहार उनको देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए पूर्वी उड़ीसा से डॉक्टर पवित्र मोहंता जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आप पूर्वी उड़ीसा प्रांत अध्यक्ष हैं। डॉक्टर युधिष्ठिर नायक जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी पूर्वी उड़ीसा के सचिव हैं। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर नितिन शर्मा सर बरेली से, डॉक्टर शशि शर्मा, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम, डॉक्टर अरुण महापात्रा जी, डॉक्टर DN शर्मा सर, डॉक्टर GS दुबे, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर लवकुश निगम, डॉक्टर वीरेंद्र सर, डॉक्टर इंद्रनील बसु, डॉक्टर J नायक, डॉक्टर कंचन गुप्ता मैम वाराणसी से, डॉक्टर कविता सिंह, प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैडम, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, प्रिंसिपल हैं आप, डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर संगीता गहलोत काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, डॉक्टर DN शर्मा सर, डॉक्टर आशीष गराई जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं आप। मैं आप सभी का, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी मिर्ज़ापुर से, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे साथ। अगले वक्ता के रूप में जामनगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैडम डॉक्टर कल्पना पटेल मैडम, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप अपने विचार रखेंगे, एडोलेसेंट केयर इन गर्ल्स। शायद मैम हमसे जुड़ चुकी हैं। मैम कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। जी मैम। Okay, now audible? Yes ma'am, yes ma'am. Yes without any formality, I am direct going to my topic. मेरा जो टॉपिक जो आपने बताया एडोलसेंस केयर इन गर्ल्स, तो एडोलसेंस के बारे में सबको पता है कि आयुर्वेद में इतना कुछ डिटेल में बताया नहीं है। आयुर्वेद में एक ही रेफरेंस मिलता है, 12 वर्षीय मासी मासी वर्तमान असुर। तो लड़कियों को, बालिकाओं को 12 साल की एज पे जो मासिक धर्म या तो मेनार्की अटेंड होती है उसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आर्तव दोष है, योनि व्यापद है, स्तन रोग है, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। फिर भी एज पर मॉडर्न साइंस, थोड़ा मॉडर्न साइंस का सपोर्ट लेके हम एडोलसेंस एज का फील्ड देखते हैं। तो एडोलसेंस एज होती है वो 10 से लेके एट द एज ऑफ 10 to 19 होता है। अभी जो ये एज 9 इयर्स का डिवाइडेशन है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है अर्ली एडोलसेंस एज, सेकंड जो है मिडल एडोलसेंस एज, और थर्ड जो है लेट या तो पोस्ट एडोलसेंस एज। उसमें डिवाइडेशन एनालिसिस जो होता है वो 11 to 14 इयर्स अर्ली होता है, 14 to 70 इयर्स मिडल होता है, और लेट जो होता है वो 17 to 90 इयर्स। अभी ये डिवाइडेशन करने का ये होता है कि उसका प्यूबर्टी एज रहता है, फिर प्यूबर्टी के बाद मेनार्की एज रहता है, और मेनार्की के बाद पोस्ट में उसकी मैच्योरिटी होती है।
तो इसी को डिवाइड करने का मतलब ये रहता है कि प्यूबर्टी एज में ज्यादातर जो लड़की है बाल्य वृद्धि 10 साल के बाद अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, 10 साल के बाद जो है बाल्य अवस्था खत्म हो जाती है, उसके बाद एडोलसेंस एज शुरू होती है। तो ये जो एडोलसेंस एज है प्यूबर्टी एज में ज्यादातर हमको बालिकाओं को, किशोरियों को ये सब समझाना पड़ता है कि एडोलसेंस एज में शुरुआत में जैसे कि ब्रेस्ट में नोड्यूल शुरू हो जाता है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स होना शुरू हो जाता है। तो जब बच्ची या तो लड़की स्नान करती है और या खुद करती है या तो मदर स्नान करवाती है, उसी टाइम तक उसका कांटेक्ट ब्रेस्ट से होता है, तो ब्रेस्ट में उनको नोड्यूल जैसा फील होता है। तो वो नोड्यूल फील होता है तो उसको लगता है समथिंग इज रॉन्ग। फिर बच्ची अपने मदर को बताती है या मदर डॉक्टर के पास जाती है। तो मेरा ये तात्पर्य है कि बच्चों को पहले से एजुकेशन देना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको ये फियर कॉम्प्लेक्स ना हो, या तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। सेकंड थिंग जो है मिडल में मेनार्की अटेंड होती है। मेनार्की एट द एज ऑफ 12 ईयर्स होता है, किसी को डिले होता है, किसी को पहले होता है। तो मेनार्की के टाइम में जो उसकी फिजियोलॉजी है, जो उसका चेंजेस है, परिवर्तन है, वो भी बच्ची को, किशोरी को हमको एजुकेट करना चाहिए। और उसके बाद मासी प्रवर्तते, उसके बाद हर महीने पे उसको पीरियड की प्राप्ति होती है, पीरियड आता है, तो उसके बारे में भी हमको बताना चाहिए। तो ये एडोलसेंट एज की 3 एज हुई, और उसी 3 एज को फिर हमको आगे कैसे सोचना चाहिए कि हर एक चीज का अलग अलग प्रकार से उसका होता है कि प्यूबर्टी एज में क्या होता है और उसके बाद भी क्या होता है। तो अभी आयुर्वेद के मुताबिक हम लोग देखने को जाए तो लड़की का या तो मदर का या तो पेरेंट्स का, सभी का उसको होना चाहिए। सोशल एजुकेशन होना चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन होना चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन होना चाहिए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटली सब तरफ से उसको एजुकेट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम एडोलसेंस के बताए हुए कि जैसे कि किशोरी शक्ति योजना बताई हुई है, फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर एडोलसेंस गर्ल्स बताया हुआ है, फिर बालिका समृद्धि योजना बताई हुई है, फिर आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो देते हैं। गवर्नमेंट अभी एडोलसेंस के पीछे बहुत है, क्योंकि एडोलसेंस का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है। मेजर रोल ऑफ एडोलसेंस अभी चल रहा है। सबसे पहले हम एडोलसेंस एज में देखें तो उसमें क्या होता है कि जब भी मेनार्की शुरू नहीं होती है तभी फियर कॉम्प्लेक्स रहता है। बाल्यावस्था खत्म होके बच्ची यौवन अवस्था में प्रवेश करती है, तो ये ऋतु संधि काल है। बाल्यावस्था और यौवन अवस्था का ऋतु संधि काल है। अन्नाद अवस्था का 50% जो है वो एडोलसेंस में जाता है, और यौवन अवस्था का 1/4 पार्ट वो एडोलसेंस में जाता है। तो बाल्य यौवन अवस्था का ऋतु संधि काल होता है, वही संधि काल, तो इसी को हम एडोलसेंस एज मानते हैं। तो जैसे ऋतु संधि में हमको ध्यान रखने के लिए बताया हुआ है, वैसे ही एडोलसेंस एज में भी हमको बहुत तरफ से ध्यान रखना है, क्योंकि दिस इज वेरी डेलिकेट एज। तो जब भी उसकी प्री प्यूबर्टी एज होती है उसमें उसको फियर कॉम्प्लेक्स होता है, और बाद में जब मेनार्की स्टार्ट होती है तो उसको पेन इन एब्डोमेन, पेन इन बैकेट, व्हाइट डिस्चार्ज, कभी कभी एक्सेसिव पीरियड होता है। उसके बाद जब भी पीरियड आता है तब वॉमिटिंग, नोजिया, गिडीनेस, और कभी कभी वॉमिटिंग के कारण फेंट भी हो जाती है, और में लॉनलीनेस फील होती है, और सेकंड मिडिल एज में उसको डिप्रेशन भी होता है। तो ये सब की ट्रीटमेंट के लिए हमको फिजिकल प्रॉब्लम कौन से है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन से है, मेंटली प्रॉब्लम कौन से है, ऐसे प्रॉब्लम को जो मेंटली है, साइकोलॉजिकल है, उसको काउंसलिंग करना चाहिए, अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए एज ए डॉक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम काउंसलिंग का भी बताया हुआ है, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। वो फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक में एडोलसेंट गर्ल मदर के साथ या तो अकेली भी जा सकती है, और उसका वहाँ पे काउंसलिंग होता है। लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन हमारा भी रोल रहता है कि उसको काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के टाइम पे उसके मन को, उसकी साइकी को, इसको स्टेज को अच्छी तरह हमको पहले समझाना है, फिर वो बच्ची को समझाना है कि हर एक लेडी के जीवन में ये फैक्टर आता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करके जो परिवर्तन हुआ है उसी परिवर्तन को टैकल करके फिर आगे जाना है। तो ये जो काउंसलिंग की स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडोलसेंट गर्ल में रहती है, और हर एक डॉक्टर को, हर एक फिजिशियन को, हर एक गायनेकोलॉजिस्ट को, और मदर शुड बी वन बेस्ट काउंसलर। सबसे पहले मदर को काउंसलिंग अच्छी तरह करना चाहिए,
सेकंड फैमिली मेंबर को और सराउंडिंग पीपल्स को। तो उसी काउंसलिंग के पास यदि मदर के फैमिली मेंबर से नहीं रहता तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर अच्छी तरह उसको काउंसलिंग करते हैं, ऑफ एंड पीरियोडिकल उसका काउंसलिंग होना चाहिए। उसके बाद इसी समय वाइट डिस्चार्ज होता है। तो वाइट डिस्चार्ज होता है तो लड़की को, बालिका को ये लगता है कि सडनली ये क्या हुआ, वो यूरिन एंड वाइट डिस्चार्ज दोनों को मिक्सअप करती रहती है। तो उसको अच्छी तरह ये बताना है कि वाइट डिस्चार्ज डिफरेंट थिंग, एंड यदि वाइट डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल है तो उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन पैथोलॉजिकल है, एक्सेसिव क्वांटिटी में आता है और हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो यदि उसमें एक्सेसिव क्वांटिटी है तो उसको हमको ट्रीटमेंट देना है। और मेनली ट्रीटमेंट रसक्षयी, रससार जो होता है उसी का, रसक्षयी की रस वृद्धि कर भाव, उसकी हमको चिकित्सा करनी है। उसके बाद जब पहले मेनार की अटेंड होती है तो उसी टाइम पे एक्सेसिव पीरियड होता है। एक्सेसिव पीरियड होता है, कभी कभी 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यूएशन की वजह से लड़की में, कोई भी किशोरी में वीकनेस आ जाती है और वो डर जाती है। तो उसी टाइम पे हमको न हार्मोनल थेरापी करते हुए हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पित्त शामक है, जैसे कि हम उसको यष्टि मधु दे सकते हैं, आमल की दे सकते हैं, शतावरी दे सकते हैं, या तो हमको एब्डोमेन पे कृष्ण मृत्तिका का लेप कर सकते हैं। ऐसी ट्रीटमेंट हमको करनी चाहिए। मिश्रिया दे सकते हैं, शर्करा दे सकते हैं। उसके बाद उसको वॉमिटिंग, गिडीनेस, ये थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम रहता है कि सडन जो चेंजेस होता है उसकी वजह से वो नर्वस हो जाती है। और नर्वस, सबको पता है कि वॉमिटिंग, नोजिया, थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। और नेक्स्ट मैं उसमें आऊँगी कि किसकी वजह से भी होता है। तो ये हमको वॉमिटिंग, नोजिया, उसकी प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व करना है कि उसको अच्छा डाइजेस्टिव मेडिसिन देना है। और डाइजेस्टिव मेडिसिन जो उष्ण तीक्ष्ण न हो, अदरवाइज उष्ण तीक्ष्ण हो गया तो तुरंत ही एक्सेसिव पीरियड में भी इफेक्ट करेगा। तो ये हमको, और लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि डिप्रेशन, बच्ची का डिप्रेशन हमेशा हमको दूर करना है। एक्टिव रहे, अच्छी अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहे, और बच्चे के साथ हर हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहे, क्योंकि अभी न तो एडोलसेंस में बट पूरी सोसाइटी में आप लोगों को सबको पता होगा कि कोविड की वजह से, या तो कोविड में भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड टेंडेंसी भी बहुत बढ़ गई। तो हमको, ये लड़की है, किशोरी है, टुडेज एडोलसेंट गर्ल, फ्यूचर मदर, तो हमको फ्यूचर मदर को प्रिवेंट करना है। हमारा यदि इंडिया का नागरिकत्व अच्छा बनाना है तो अभी से एडोलसेंस को पावरफुल और ब्रेव बनाना है। तो इसके लिए भी हमको चिकित्सा करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड स्टेज जो एडोलसेंस का होता है, उसी में अभी जो होता है एक्नी का प्रॉब्लम होता है, यौवन पीड़िका का। तो जब आप देखेंगे यौवन अवस्था में प्रवेश किया उससे पहले मुख दुशिका या तो यौवन पीड़िका या तो एक्नी के लिए हर बच्ची अपनी ब्यूटी के लिए कॉन्शियस रहती है और तुरंत ही वो चिंता करती है, इग्रस हो जाती है कि मुझे एक्नी हो गया, मैं क्या करूं। तो हमको उसको एक्नी के लिए भी ट्रीटमेंट देना है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो उसकी वजह से हमको ऐसे उसको स्किन डिसीज ले लें, या तो उसका जो शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है उसकी वजह से हमको उसको चेंजेस और उसको ट्रीटमेंट करनी है। दूसरा, एडोलसेंस गर्ल का मेन मेजर प्रॉब्लम है नॉट ओनली एडोलसेंस बट ओबेसिटी। अभी के सभी बच्चों में ओबेसिटी आ रही है, एडोलसेंस गर्ल्स में भी ओबेसिटी आ रही है, ओबेस हो जाते हैं। ओबेस की वजह से स्कैंटी पीरियड हो जाता है, कभी कभी पीसीओडी भी हो जाता है। तो हमको ये ओबेसिटी को भी प्रिवेंट करना है। या तो किशोरी कुमारी ओबेस होती है या तो माल नरिश, लीन एंड थीन रहती है। तो हमको अच्छी तरह न्यूट्रिशन आहार देके, गवर्नमेंट भी प्रोग्राम कर रही है, हमको एज ए फिजिशियन, एज ए पीडियाट्रिशियन और एज ए गाइनेकोलॉजिस्ट और एज ए काउंसलर हमको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ऐसा भी हमको अटेम्प्ट करना है। तो उसकी ओबेसिटी हो तो ओबेसिटी को हमको जरूर दूर करना है, या तो माल नरिश है तो माल नरिश को जरूर दूर करना है। और सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम है एनीमिया। अभी ओपीडी में या तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं तो बहुत सारी एडोलसेंस गर्ल का, हमने एक यहाँ प्रोजेक्ट भी, पांडु प्रोजेक्ट किया था, उसमें बहुत सारी गर्ल्स का हीमोग्लोबिन 10 या तो 11 के बीच में रहता है। अब सेम गर्ल जब इन फ्यूचर मदर बनेगी तो नेचुरली ये फीटस तो अपना हीमोग्लोबिन है, अपना ब्लड है, अपना खुराक है, उपस्ने या उपस्वेद या तो अपरा निर्माण के बाद अपरा से ले लेता है। लेकिन मदर में जो सेकंड ट्राइमेस्टर या तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एनीमिया डेवलप होता है उसकी वजह से IUGR डेवलप होता है, प्रीमेच्योर बर्थ होता है,
मदर में पीपीएच होता है या तो एपीएच होता है। तो यही एडोलसेंट गर्ल जब फ्यूचर में मदर बनती है तो उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसीलिए हमको शुरू से ही उसको ट्रीट करना है। दूसरा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन। अभी एडोलसेंट गर्ल में जैसे मेरे पूर्ववक्ता किसी ने बताया कि जंक फूड मैक्सिमम न तो एडोलसेंट बट अभी बच्चों में और पूरी फैमिली में भी जंक फूड का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जंक फूड को हमको प्रिवेंट करना है। और सभी मेन प्रॉब्लम वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते, तो वेजिटेबल पसंद नहीं करते उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन, यदि फाइबर शरीर में नहीं जाता, वेजिटेबल शरीर में नहीं जाता, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप होता है। तो मेरा सबको यही बताना है कि बच्चों में या तो एडोलसेंस गर्ल में अच्छा खुराक ले और स्टिपुलेटेड फूड। मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि जो होममेड फूड है सभी के स्टिपुलेटेड फूड अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं तो हमारा दाल चावल रोटी सब्जी वो रहता है, साउथ पार्ट के वहाँ इडली सांभर वो रहता है। तो अपना जो अकॉर्डिंग टू देश, अकॉर्डिंग टू काल, अकॉर्डिंग टू कास्ट जो हमारा स्टिपुलेटेड फूड है वही फूड का ज़्यादातर आग्रह रखना चाहिए। मैक्सिमम पानी लेना चाहिए, वेजिटेबल सूप लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो एडोलसेंस गर्ल के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, उसका उपचार समस्या करेंगे। और मेरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब भी प्री प्यूबर्टी होता है तभी एडोलसेंस गर्ल को सेक्सुअल एजुकेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर एडोलसेंस गर्ल्स। और ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम में टीचर सिखाते हैं। टीचर कभी मेल रहते हैं कभी फीमेल रहते हैं। लेकिन मेरी एक राय है कि जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो हमको एज ए डॉक्टर या तो एज ए गाइनेकोलॉजिस्ट या तो एज ए काउंसलर हर एक स्कूल में एक एकोमोडेट करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। और हर एक बालिका को ऐसे इन डिटेल नॉट विथ को एजुकेशन, सिर्फ बालिका को ऐसे सेक्सुअल नॉलेज या तो एजुकेशन देना चाहिए। और मेरा ये भी पर्पस है, हम लोग यहाँ पे एडोलसेंस गर्ल का लेक्चर लेने की जाते हैं, उनको गेस्ट लेक्चर देते हैं, उनको सब बताते हैं और अवेयर भी करते हैं। और अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एडोलसेंस गर्ल को यदि सेक्सुअल नॉलेज नहीं है तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं वो फंसेगी, आफ्टर मैनार्की वो कहीं ना कहीं फंसेगी। और अभी डेली आप लोग न्यूज़पेपर में या तो मीडिया में देखते रहते हैं कि रेप केसेस डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। और ना एडोलसेंस गर्ल बट बालिका भी होती है और हमारे समाज में उनकी कोई सुविधा रहती नहीं, कोई व्यवस्था नहीं रहती। लास्ट में वो सुसाइड करती है, या तो किसी भी तरह से उसका हत्या हो जाता है या तो मर जाती है। तो एडोलसेंस गर्ल्स आर वेरी डेलिकेट पार्ट फॉर अस। और एडोलसेंस गर्ल को हमको प्रिवेंट करना है क्योंकि वो फ्यूचर हमारा मदर्स है और उसी से ही हमारा भारत का नागरिकत्व बनेगा। सब बच्चे, हमें तो एज ए पीडियाट्रिशियन हमारा पॉपुलेशन है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो ही रहेगी। तो इसी मीडिया के माध्यम से मैं आपको सबको रिक्वेस्ट है कि सेक्सुअल एजुकेशन है वो बालिका को सही तरह से नहीं मिलता है। और मैं तो ये कहती हूँ प्री प्यूबर्टी एज से लेके जब तक बच्चे का प्रसव होता है, जन्म होता है, वहाँ तक का डिटेलिंग एजुकेशन हर एक लड़की को बताना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट कंसेप्शन, हाउ टू स्टार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ टू स्टार्ट बर्थ ऑफ बेबी, बॉर्न ऑफ बेबी, पैसेज, पावर, पैसेंजर, everything should be educated before the adolescence age, in pre-puberty age, and after later on each year, every year we have to educate the each and every girl for this purpose. और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को एक ये मेडिसिन भी बताती हूँ कि एडोलसेंस गर्ल की जो रक्षा के लिए हमारे में सब सार बताए हुए हैं, सत्व बताए हुए हैं, संवर्धन बताया हुआ है। तो यदि अच्छा सार, अच्छा संवर्धन, अच्छा सत्व रहेगा तो मैं समझती हूँ कि हमारी एडोलसेंस गर्ल से ऑलवेज मजबूत रहेगी, ऑलवेज स्ट्रांग रहेगी। उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा, प्रॉपर उसका डाइट रहेगा तो वो स्ट्रांग बनेगी और इंडिया का फ्यूचर भी स्ट्रांग रहेगा। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू डिसीज हम हमारी जो वैषज्य कल्पना में आहार कल्पना बताई हुई है तो एट द टाइम ऑफ वॉमिटिंग, गिडीनेस, नोजिया हम उसको पेया, विलेपी, मंड, ओदन वो सब दे सकते हैं जो लाइट फूड होते हैं, वार्म भी रहते हैं और उससे इफेक्ट भी रहता है। उसके बाद यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको रसायन चूर्ण भी दे सकते हैं।
अश्वगंधा दे सकते हैं, शतावरी दे सकते हैं, ऐसे कैल्शियम प्रवाल या गोदंती दे सकते हैं, और बलाचूर्ण दे सकते हैं, शतपुष्पा आमल की, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल सूप हम बच्ची को या तो किशोरी को या तो बालक को ऐसे ऐसे मेडिसिन के रूप में या तो आहार के रूप में हम उसको दे सकते हैं। और यदि टाइम परमिट करता है तो मैं आगे कुछ बताऊं, या तो फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप कर देती हूँ। और मैम आप बोलिए मैम, अच्छा लग रहा है। 5 मिनट अच्छा, मैम आप और बोल सकते हैं मैम। हाँ, यू हैव 5 तो मिनट्स। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एडोलसेंस के जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर इनएक्टिव रहने की वजह से है, और ज़्यादातर विलेज में होता है। एजुकेशन जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस की वजह से होता है, या तो कभी कभी कोई भी बच्ची फंस जाती है, तो सही नॉलेज नहीं होने की वजह से ये होता है। काश्यप में एक बहुत अच्छा बताया है कि यदि आपको स्वास्थ्य संभालना है तो स्वास्थ्य के लिए आपको हेल्दी, हमेशा हेल्दी रहना है, सुप्रसन्न नेत्री रहूं, हमेशा हमारा मन है, इंद्रिय है, वो प्रसन्न रहना चाहिए। फिर उसके साथ में सौमनस्य, हमारा मन है प्रसन्न रहना चाहिए। यदि एडोलसेंस गर्ल्स है वो प्रसन्न रहेगी, उसका मन प्रसन्न रहेगा, तो मैं समझती हूँ कि कहीं भी ऐसे फंसेगी नहीं, और कोई भी विकार है उसको कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा। सभी हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, वो सही रहेगी तो प्रज्ञा अपराध नहीं होगा। प्रज्ञा अपराध जो होता है वो धी ध्रुति स्मृति भ्रंश की वजह से होता है। तो हमारी धी सही रहेगा, ध्रुति सही रहेगी, स्मृति सही रहेगा, तो प्रज्ञा अपराध नहीं होगा। और प्रज्ञा अपराध नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे नहीं, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, हम 100% स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, शरीरस्य च लाघवम, हमारी शरीर में लाघवता होनी चाहिए। जबकि एडोलसेंस गर्ल ओबेस हो रही है या तो माल नरिश हो रही है, तो उसका शरीर का सिमेट्री बना रहना चाहिए। सुख स्वप्न प्रबोधनम, ये सिर्फ एडोलसेंस के लिए नहीं लेकिन सभी के लिए, हमारा सोना, उठना, जागना वो सब नियमित होना चाहिए। और लास्टली मैं सबके लिए ये बताती हूँ कि मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है, मेरी जो एक्सपीरियंस है उसी पर त्रय उपसम बताए हुए हैं, उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बताया हुआ है। एज ए कौमावृत्य बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, और मेरा लॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद मैंने आहार, निद्रा और व्यायाम, त्रय उपसम फॉर बच्चों, या तो त्रय उपसम इन पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, या तो त्रय उपसम इन कौमावृत्य, मैंने ये 3 बनाए हुए कि जिसका आहार, निद्रा और व्यायाम तीनों का संतुलन होना चाहिए, तीनों का बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से हम पूरी पीडियाट्रिक या तो पूरी पॉपुलेशन एडोलसेंस गर्ल उस सबको हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो यही मेरा संदेश सबको है, और हम सब मिलके हमारे इंडिया की जो एडोलसेंस पॉपुलेशन है उनको सर्वाइव करें, सेव करें, और उसको अच्छा सा गाइडेंस या तो मार्गदर्शन दे, जिसकी वजह से बच्ची है, लड़कियां है, किशोरी है, बालिका है, वो मिसगाइड ना हो, और उनका भी अच्छा फ्यूचर बना जाए, और जो अच्छी अच्छी संतति पैदा करे। जैसे कि भूतकाल में, पास्ट में हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, शिवाजी का सबको पता है कि शिवाजी की माता कितनी स्ट्रांग थी। ऐसी स्ट्रांग माता है, स्ट्रांग बच्चे को ला सकती है। तो हमारा पर्पस, हमारा मकसद वही होना चाहिए कि एडोलसेंस स्ट्रांग बनेगी, ब्रेव बनेगी, उसका सत्व अच्छा रहेगा, सार्थव अच्छा रहेगा, तो ऐसे ही स्ट्रांग लोग इंडिया में आएंगे। तो ऐसे लाने के लिए एक हमको एडोलसेंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, पूरी इंडिया में हमको एक जुम्बेश करना पड़ेगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आरोग्य भारती का मकसद जो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, और मुझे आयुर्वेद में रहते हुए भी मुझे ट्रीटमेंट बहुत कम पसंद पड़ती है, लेकिन मुझे स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करना मेन जो आयुर्वेद का पर्पस है, उसी मोटो को लेके आप लोग आगे चल रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी प्रैक्टिस में नाउ-ए-डेज आई एम ऑलवेज डूइंग स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। मैं मेडिसिन बहुत कम लिखती हूँ, मेरे जो ओपीडी में स्टूडेंट बैठते हैं वो मेडिसिन लिखते हैं, ओनली 1 or 2 मेडिसिन माई प्रिस्क्रिप्शन, और सिंपली विथ बाल चातुर्भद्र चूर्ण। इन गुजरात लेवल वी आर यूजिंग मैक्सिमम बाल चातुर्भद्र चूर्ण, अदर प्लेस some people are using बाल सुधा। So with बाल चातुर्भद्र I am treating 70 to 80% patient and maximum counseling of patient। जो स्ट्रिक्टली पथ्य आहार विहार बताया हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती हूँ। और दूसरा, जैसे कि हमको भिषक को एक सुविधा दी है, आयुर्वेद में तो हमको परमिशन दिया है, एक राइट दिया है, आड्यो रोगी भिषक वस्यो,
यदि पेशेंट 20 वर्ष नहीं है तो उसको प्रणाम करके बोल देना चाहिए कि कल से भाई मेरे पास मत आना। तो ऐसे ही मैं कभी कभी पेशेंट को नहीं लेकिन मदर को, क्योंकि एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल मदर, मेनली मदर, एक वन मदर इज इक्वल टू 100 टीचर। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माँ का है। 9 मंथ अपने पास रखती है, उसके बाद बर्थ देती है, बर्थ के बाद फैमिली के साथ रहती है तो भी उनके साथ कांटेक्ट रहता है। तो मदर को हम लोग सजेशन पथ्य आहार विहार का बताते हैं और मेनली रिस्पॉन्सिबल इज मदर। सो इतना कह के आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पेशेंस से सुना इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरोग्य भारती से इससे पहले मेरा कभी भी कनेक्शन नहीं हुआ था। जब भी मुझे टेलीफोनिक आया तभी मुझे पता चला कि आरोग्य भारती का काशी प्रांत का ये प्रोग्राम हो रहा है। और मैंने जब शुरुआत में सुना कि आप जब भी कि स्वास्थ्य के बारे में काम कर रहे हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें आयुर्वेद में अभी रह के हमको पूरी सोसाइटी को स्वस्थ करना है। अभी कोविड में भी वही बात बोलते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बनाओ। आयुर्वेद जो होती है जनरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर डिसीज। तो हमको हमारी जनरल इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिसकी वजह से नॉट ओनली कोविड लेकिन हमारे शरीर में कोई भी डिसीज नहीं आना चाहिए। तो जो सहज कालज युक्तिकृत जो बल हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, तो सहज और कालज हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमको बाई बॉर्न या तो अकॉर्डिंग टू ऋतु मिलता है। लेकिन युक्तिकृत जो होता है वो बल वो हमारे हाथ में, उसी को हमको पावरफुल करना है। और सबको पता है कि आहार इज महौषधम। एज ए आहार, एज ए फूड, एज ए न्यूट्रिशन पार्ट हमको हमारी इम्यूनिटी बनानी है। और मैं समझती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि आहार जितना न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बढ़ाती है उसकी कंपेयर में कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। वो पीरियोडिकल या तो टाइम बिंग रहेगा, लेकिन आपको शुरू से हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमारा आहार सही होना चाहिए, हमारी निद्रा सही होनी चाहिए और हमारा व्यायाम सही होना चाहिए। ओके अविनाश जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। समय का अभाव है, वरना ऐसा लग रहा है आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि आहार, निद्रा और व्यायाम वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं बताना चाहूँगा मेरे दर्शकों को कि कल इसी कड़ी में हम एक योग गुरु को भी हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे, श्री भमिनी कांत मिश्र जी, जो कि बच्चों में योग के माध्यम से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कैसे तनाव को कम किया जाए, इस पे भी हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल का भी हमारा व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा, जिसमें हमारे गुरुजी प्रोफेसर DN मिश्रा सर रहेंगे, जिनकी किताबों को पढ़ के हम आयुर्वेद में यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रोफेसर मिथिलेश वर्मा सर रहेंगे और भी बहुत सी हस्तियाँ कल हमारे साथ जुड़ेंगी। मैम आपने बहुत अच्छी बातें बताई। एक मदर जो है 100 टीचर के बराबर होती है। मेरे पास शब्द नहीं है मैम आपका आभार व्यक्त करने के लिए। और भविष्य में जैसा कि आपने कहा आरोग्य भारती से आप पहली बार जुड़ी हैं मैम, हम चाहेंगे कि भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते रहें और एडोलेसेंट गर्ल्स की वो कैसे हम केयर करें, इस पे हम लोग और लेक्चर करेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बताना चाहता हूँ, हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आप नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आरोग्य भारती के। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं सर। डॉक्टर अभिषेक जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जी जो आरोग्य भारती काशी प्रांत के सचिव हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि खत्री जी असिस्टेंट प्रोफेसर कौमारभित्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली, जो हमारी मातृ संस्था रही है BMS में, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए अगले वक्ता डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं सर। अधिक समय न लेते हुए आपके पास सर 20 मिनट का समय है और अपने व्याख्यान को आप सीमित समय में समाप्त करेंगे। अगले वक्ता ग्रुप में डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा सर, आपका स्वागत है सर। अपने आप को अनम्यूट करिए सर। आप सबको नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जो है बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले अशोक बासणे जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरोग्य भारती, इसके अलावा जो आयोजक मंडल है उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ BM सिंह सर, DN मिश्रा सर, वीरेंद्र सर, इसके अलावा अन्य जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको भी मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जो मुझे सुनने के लिए बैठे हैं।
मेरा जो विषय है आज के बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन चिल्ड्रन, कि बच्चों को हम जो है व्यवहार और मनोस्थिति को जो है कैसे उसको इम्प्रूव करें, जिससे कि वो समाज में आगे बढ़ सके और अच्छे चरित्र वाला बच्चा जो है बने। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले अगर हम देखें तो शरीर क्या है? त्रिदंडात्मक, सत्व, आत्मा, शरीर। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। सत्व यानी मन अच्छा हो, आत्मा यानी हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो हमारे अच्छे हों, और तीसरा शरीर, जो वर्तमान में हमको शरीर प्राप्त हुआ। ये तीन चीजें जो है हमारे शरीर का निर्माण करती। इसीलिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य की अगर परिभाषा देखें तो वहां पर सभी तरह के स्वास्थ्य की परिकल्पना की गई है। क्या? समुदोषा संभागनिश्चय समधातु मलक्रिय प्रस्थनात्मेंद्रिय मने स्वस्थ विधि, तभी जाके व्यक्ति को जो स्वस्थ माना गया। ऐसा नहीं कि शरीर रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से अगर बीमार है या मानसिक रूप से वो परेशान है तो उसको स्वस्थ नहीं माना गया। शरीर और मन और आत्मिक रूप से भी उसका जो है स्वस्थ होना आवश्यक। तो इसके लिए सबसे पहले एक बात कही गई है कि हम अच्छे बच्चे का जो है कैसे निर्माण करें, अच्छे चरित्र के बच्चे का कैसे निर्माण करें, उसके बिहेवियर को कैसे अच्छा बनाएं। तो अच्छा, एक बात कही जाती है कि माता पिता को संतान की प्राप्ति से पूर्व मेंटली और शारीरिक रूप से जो है तैयार होना पड़ता है कि वो उस बच्चे का सही रूप से पालन पोषण करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं या नहीं है, जिससे कि भविष्य में जो है बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो यानी पहले आपको तैयार होना है कि हम बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, तभी जो संतान की उत्पत्ति करें। आयुर्वेद में गर्भाधान संस्कार की कल्पना की गई और गर्भाधान के समय ही पूरी मनोस्थिति का जो है निर्धारण हो। क्या कहा? प्रकृति का निर्माण कैसे होता है? शुक्र शोणित संयोग के साथ। तो आचार्यों ने 4 बातें बताई प्रकृति के लिए मेन रूप से। नंबर 1, गर्भाधान के समय पति और पत्नी की मनोस्थिति कैसी है, उसका जो है गर्भ की प्रकृति पर जो प्रभाव, यानी दोनों की मनोस्थिति कैसी है उसका प्रभाव। दूसरा, गर्भिणी के आहार विहार, यानी गर्भावस्था के दौरान उसका आचरण कैसा रहा, उसका खान पान कैसा रहा, इसका भी बच्चे की प्रकृति पर प्रभाव। तीसरी बात, पूर्व जन्म के कर्म, जिसके लिए हम आत्मिक बता रहे थे अभी, वही कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा जाती है तो पूर्व जन्म के जो गुण हैं या अवगुण हैं उनको अगले शरीर में जो है संबंध करती है। जाते मन के द्वारा है लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, इसलिए पूर्व जन्म के कर्म वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं व्यक्ति के अगले जन्म की प्रकृति के। और चौथी बात, अभ्यास, ये सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे नहीं हैं, थोड़ी मनोस्थिति भी सही ना हो और गर्भावस्था के दौरान भी कोई अगर दिक्कत हुई हो, तो अगर अभ्यास कराया जाए। एक बात कही जाती है कि हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों विद्यमान है। हर व्यक्ति हिंसक है, हर व्यक्ति अहिंसक है, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो गुण और दुर्गुण है वो सब हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। लेकिन एक व्यक्ति को हम अच्छा कहते हैं, एक को बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश, उसका जो माहौल है या उसको जो वातावरण मिला वो अच्छा मिला, इसके कारण से वो अहिंसक है, सदाचारी है। और दूसरा व्यक्ति जो अहिंसक हो जाता है। तो क्या? अभ्यास। यहाँ पे बताया गया है कि गुण और गुण दोनों हैं, लेकिन अच्छे वातावरण के द्वारा, अच्छे माहौल के द्वारा, उस अभ्यास के माध्यम से उन दुर्गुणों को छुपाया जा सकता है और गुणों को प्रकट किया जा सकता है किसी परिस्थिति में। मेरा खुद का जो है एक टॉपिक था एमडी के दौरान, बच्चों में मानसिक प्रकृति का निर्धारण, और हमने जो अध्ययन किया उसमें हमने पाया 244 बच्चों पर हमने जो है काम किया, और उन बच्चों में हमने देखा कि लगभग 65 से 70% बच्चे सात्विक प्रकृति के। ये क्यों था? लेकिन सात्विक में भी कौन सी सात्विक थी? कुबेर और गंधर्व। क्योंकि समाज का वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में जो समाज है वो धन के प्रति बहुत ज्यादा जो है लालसा रखता है। दूसरा, आजकल जितने भी हमारे साधन है, टीवी, मोबाइल, इन सब पे जो है जो संगीत का जो है बहुत बोलबाला है, इसलिए बच्चे जो है गंधर्व प्रकृति, यानी कुबेर, सात्विक में भी कुबेर और गंधर्व प्रकृति में। राजस में हमको जो है आपका जो है बच्चों में आजकल एक सिंगल बेबी चाइल्ड होते हैं, इसके कारण से बच्चों में
हर चीज पर अपना एकाधिकार जमाने की जो है आदत होती है, ये राजस गुण में। और तामस में आजकल वानस्पत्य वाला सत्व और पासव, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही जगह जो है रहना पसंद करता है बच्चा, और उसी के कारण से उसमें जो है ये गुण जो है डोमिनेट। तो प्रकृति को जान करके, क्योंकि हमारे यहाँ जो सत्व का वर्णन किया गया है, तो क्या गया कि सत्व को जान के उसके अनुसार उपचार करना चाहिए। तो प्रकृति को जाने और तदनुसार उसमें जो है हम और अच्छे जो है उसमें गुणों को आदान करा सकते हैं। अब सामान्य बातें जो अगर बताना चाहूँ मैं, एक सामान्य बच्चे को अगर हमको पालन पोषण करना है जन्म के पश्चात, तो क्या क्या हमको करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या तो हमको नहीं करना चाहिए, पहले हमको इसको जानना चाहिए कि बच्चे को हर जिद को जो है पूरा नहीं करना है। एक सामान्य बातें बता रहा हूँ कि अगर हमको बच्चे का अच्छा व्यवहार बनाना है और अच्छे जो है उसकी मनोस्थिति को बनाना है, तो हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए। अगर आप हर जिद को पूरा करते हैं तो अगली बार उसकी जिद भी बढ़ जाएगी, और जब आप जिद को पूरा नहीं करेंगे तो उसमें जो है गुस्सा है, उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो है उसकी मनोस्थिति को जान करके आपको जिद पूरा नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी चीज के लिए जिद भी करे तो उसकी अच्छाई और बुराई, जिस चीज के लिए जिद कर रहा है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। फिर उसी पर फैसला छोड़ना चाहिए। फैसला भी आप ना करें कि ये नहीं मिलेगा, फैसला भी उस बच्चे पर ही छोड़ना चाहिए कि अब बताओ आपको चाहिए या नहीं, या आपकी जिद पूरी होना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, आवाज नहीं आ रही अवनी जी? हाँ सर, आवाज़ नहीं आ रही, शायद सर से कनेक्शन कट गया है हमारा। सर की आवाज़ नहीं आ रही है, सर से कनेक्शन कट चुका है। कार्यक्रम को मैं पॉज नहीं करूँगा। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सर कम शब्दों में अपनी बात बताएं। अगर सर फिर दोबारा जुड़ जाते हैं तो हम ज़रूर उनकी बात को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर जीपी अवस्थी सर, जो आरोग्य भारती विंध्याचल विभाग के विभाग प्रमुख हैं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार इस आरोग्य भारती के द्वारा आयोजित बाल रोग पे, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि सर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं, और अपने विचार रखेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ केयर जी। अभी हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, प्रोफेसर डॉक्टर BM सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो अपने ओजस्वी वक्तव्य में अपने वैभवशाली पूर्वजों के ज्ञान को उन्होंने रखा, बड़ा अच्छा लगा। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना पटेल, जो पहली बार आरोग्य भारती के कार्यक्रम में आई हैं और उन्होंने इसको बहुत ही सराहा। आरोग्य भारती पर भी 2 शब्द बोलेंगे। बरेली के भी डॉक्टर DN शर्मा जी बोल रहे थे। अगर लिंक जुड़ जाएगा तो मैं अवनी जी से चाहूंगा कि उनको कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए सर, अपनी बात को आप करिए, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करिए। काशी प्रांत के अध्यक्ष भी जुटे हैं, डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, सचिव सुनील मिश्रा जी, संगठन सचिव अजय मिश्रा जी। यह वेबिनार में जो विचार का बिंदु है, पहले तो आरोग्य भारती पर 2 शब्द। सामान्यतः परंपरा के अनुसार जब आदमी बीमार होता है तब डॉक्टर के पास जाता है और सारे खर्चे रोक करके उपचार का खर्चा ये प्रथम वरीयता का होता है, पहले दवाई घर में आता है। आरोग्य भारती का जो उपक्रम है, जो प्रयास है, लक्ष्य है, वो ये है कि हम स्वास्थ्य के सामान्य सूत्रों को जान लें तो बीमार ही न पड़े। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। वैसे वैद्य का 2 काम है। पहला काम है जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को चिरकाल तक सुरक्षित रखें, बावजूद इसके बीमार हो जाए तब इलाज करना वैद्य का दूसरा काम है। अगर पहला काम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम को जब हम
दुरुस्त रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य का बजट तुरंत यह न्यून हो जाता है। अगर हम स्वास्थ्य के सामान्य सूत्रों का पालन करते हैं और स्वास्थ्य के सामान्य सूत्र को जानने के लिए चिकित्सक से संपर्क करते हैं, चिकित्सा शास्त्र से संपर्क करते हैं, तो हम बीमार ही नहीं पड़ते। और यह प्रयास आरोग्य भारती पूरे देश में कर रहा है। और आज के इस वेबिनार में बच्चों से संबंधित बातों पर जो क्षण के बात निकली कि सबसे पहले गर्भ में आते ही बच्चे का जो बीजारोपण होता है, बीज जिसके अंदर दिखाई नहीं पड़ता कि वृक्ष कितना बड़ा है, वह जब रोपित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है, तब उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों के अंदर गर्भ से ही संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। और जानकारी के लिए बता दें, बच्चे नकल करते हैं और आपसे पूछते हैं, आप बताते हैं, तो जो आप बताते हैं उसको कम, और जो आप आचरण करते हैं, जो वो देखते हैं, उसको बहुत तेजी से सीखते हैं। अर्थात आप बच्चों के अंदर जो संस्कार डालते हैं वही उनके भविष्य का निर्धारण करता है। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए माता पिता को भी संस्कारित होना आवश्यक है। आप जैसा कि भी हमारी डॉक्टर कल्पना पटेल ने बताया कि महाराणा प्रताप की माँ बहुत ही वीरांगना थी। निश्चित रूप से महापुरुषों के पीछे का इतिहास उनके माँ, उनकी दादी की सुनाई गई कहानियों और डाले गए संस्कार का प्रतिफल रहा कि उनके अंदर एक महान सूरवीर योद्धा का एक बीजारोपण हुआ और वही आगे चल करके वह बालक सूरवीर बन जाता है। यहाँ हम अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहना चाहेंगे, बच्चे नकल करते हैं और नकल करने से ही सीखते हैं, और यही एक शाश्वत नियम भी है। यह सामान्य नियम है, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत को अग्रणी बनाने के लिए एक नवोन्मेष, नए जनरेशन की आवश्यकता है। तो वो कैसे होगी, उस पर मैं अपना विचार रखना चाहूंगा। नकल करने वाले को नकलकार कहते हैं। आपने किसी का देखा, उसका नकल कर दिया, तो सही पूछिए तो नकल करना और नकलकार और कलाकार में क्या अंतर है, बस इतना ही समझ लेना है। कलाकार उसके अंदर की जो भावना है उसको अभिव्यक्त करने के लिए वह अभिनय करता है, कलाकृति बनाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, नाना प्रकार के आयाम से वह अंदर के अपने भाव को बाहर विसर्जित करता है। ये रचनात्मकता, सृजनात्मकता के जो अवसर पहले थे कि बच्चे खेलते थे, घरौदा बनाते थे, अब तो सवेरे से शाम तक वो सवेरे उनको जबरी विद्यालय भेजा जाता है, लौट कर आते हैं, माँ उनकी डायरी देखती है, उसके बाद उनके पिताजी देखते हैं, उसके बाद होमवर्क, कॉलेज का वर्क, ये सारे करते करते वह बच्चे के पास सृजनात्मक, रचनात्मक काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती है और समय नहीं होता है, जिसका परिणाम ये है कि आज के बच्चों में निराशा और अपराध के गुण बढ़ रहे हैं। हमारे काशी प्रांत आरोग्य भारती के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर इंद्रनील बसु, उनके एक गुण को देखने का मौका मिला कि वो बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये अंदर का कलाकार ही उनको एमडी डॉक्टर बनाया। जब हमारे अंदर कोई कला, हमारे अंदर की कोई अभिरुचि को जब प्रोत्साहन मिलता है तो हम अंदर से बाहर व्यक्त होते हैं और किसी चीज को गहराई से जानने की चेष्टा करते हैं। जब इस प्रकार का हमारे अंदर स्वभाव विकसित करने का वातावरण घर में बनाया जाता है तो निश्चित रूप से नवोन्मेष का एक स्वभाव उत्पन्न होता है, और जब नवोन्मेष का स्वभाव उत्पन्न होगा तो हम सारे समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे, तैयार रहेंगे।
कहने का आशय हमारा ये है कि बच्चों का वो समय जबकि वो बाल्यकाल में हैं, उनके जीवन का विकास हो रहा है, उस समय कुछ बातें तो चिकित्सक के सामने आती हैं। अभी मैं पूर्व में बता रहा था कि 6-7 साल की उम्र तक हमारे स्कल की 90% विकास हो जाता है। उस अवधि में अगर बच्चा कुपोषित रहा, बीमार रहा, कीड़े रहे, बार बार वह नाना प्रकार के बीमारियों को झेलता रहा, तो उसका नींव, उसका आधार बहुत ही कमजोर हो जाता है। वहां से एक हीन भावना अंदर प्रवेश कर जाता है। वह थका हुआ बालक, वह कमजोर बालक, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा हुआ बालक एक कुंठा से युक्त हो जाता है। उस समय जो चिकित्सक उसका इलाज करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वह बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, उसके लिए सारे आयाम देने होते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी बात कहकर हम अपनी बात को विराम देंगे। कुछ बीमारियां वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती है, उसको रोका जा सकता है। आयुर्वेद में उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं, स्वर्ण प्राशन से लेकर ढेर सारे उपाय हैं। और मैं तो होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, जैसा अवनीश जी ने बताया। मैंने कई बच्चों में ये प्रयोग किया कि माता पिता के पैतृक रोग को बच्चे में जाने से रोक लिया गया। उसके लिए हमारे होम्योपैथी में व्यवस्था ठीक बनाई गई है। इतना ही नहीं, जैसे सबसे बड़ी समस्या एक्यूट एलर्जिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, अगर इसको साल भर के अंदर नहीं ठीक किया आपने तो वो क्रॉनिक हो जाएगा। क्रॉनिक को नहीं ठीक किया तो एस्थमा हो जाएगा। और आश्चर्यजनक बात बता दें कि उसको बचपन में ही, बाल्यकाल में ही, 1 वर्ष से कम उम्र में जब हम इस प्रकार के ब्रोंकाइटिस को ठीक कर देते हैं तो वह जिंदगी भर के लिए वह बीमारी कभी लौट के नहीं आता है। और यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोफिलेक्शन के औषधि हैं वो सभी पैथी में हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है, सभी पैथी के चिकित्सकों को उसका सम्मान करना चाहिए और टीकाकरण में विश्वास रखना चाहिए। और आज जब यह पूरा विश्व जो है यह कोरोना से संकटग्रस्त है, तब आज यही क्षण के निकला कि जिसकी इम्यूनिटी ठीक है वही ठीक रहेगा। और ये इम्यूनिटी को ठीक रखने की सामर्थ्य आयुर्वेद में बहुत प्रबल मात्रा में है। और होम्योपैथी से केवल इम्यूनिटी को ही ठीक करने का एक चिकित्सा शास्त्र है। और योग में तो बिना औषधि के इम्यूनिटी को बढ़ाने की सामर्थ्य है। तो हमारी जो भारतीय मनीषा है, जो भारतीय हमारा चिंतन है, भारतीय जो सोच है, जीवन पद्धति है, उसमें इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग रही है। इसीलिए हम तो मिर्जापुर में रहते हैं, जहाँ देवराव बाबा का आश्रम है। देवराव बाबा को योगी राज कहा जाता था, जिनके आयु की कोई गणना नहीं कर पाया। कोई 700 साल, कोई 800 साल, कोई 1000 साल कहता रहा। माने योग के बल पर वो अपने आयु को कितना बढ़ा सकते हैं, ये सामर्थ्य तो देवराव बाबा ने प्रदर्शित कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो बच्चों का इलाज करते हैं चिकित्सक, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि 7 साल के अंदर बच्चों में जो क्रमिक विकास हो रहा है वह अगर प्रभावित हो जाता है तो आगे का भविष्य उनका बहुत ही कुंठाग्रस्त हो जाता है। और एक जो बीज पड़ता है वो बाल्यकाल में पड़ता है। बाल्यकाल का जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे पूरे जिंदगी को निर्धारित करता है। हम आज जो कुछ भी हैं अपने सोच के परिणाम हैं, और इस सोच का बीजारोपण बाल्यकाल में ही आता है। तो हमारे आसपास का वातावरण भी, हमारे अभिभावक इसको चिंता करेंगे। चिकित्सक की दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, बालकों का चिकित्सा करना। सर कंटिन्यू करिएगा सर। देखिए, बालकों का जो स्वास्थ्य है, बच्चे बोल नहीं पाते, बच्चे कह नहीं पाते, रोते हैं बस। तो एक बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को बच्चे के साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को पढ़ने की, समझने की और अंदर तक गहराई में जाने की जब तक उनके पास सामर्थ्य नहीं होगा तब तक वो बच्चे को ठीक नहीं रख पाएंगे। और यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे, हम
केवल किसी बीमारी का इलाज करते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। बीमारी क्यों आई, कारण क्या है, माता पिता का कौन सा कारक है, खाना पीना का क्या है, उसका वजन कैसा है, उसके पैथोलॉजी की रिपोर्ट क्या है, ये सारे चीज को जब हम देखते हैं तो इनको देखने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट बता दें, हमारे अंदर परिपूर्णता आती है शास्त्र से। आप जिस भी चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उस चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र में जब पारंगत होंगे तभी आपको परिपूर्णता प्राप्त होगी और तभी आपके पास वह दृष्टि आएगी कि आप रोग को, रोगी को, रोग के कारण को गहराई से देख सकते हैं और उसके कारणों का निवारण कर सकते हैं और आरोग्यता प्रदान कर सकते हैं। और जब आप किसी को आरोग्यता प्रदान करते हैं तो आप निश्चित रूप से कल के भविष्य के उस सर कंटिन्यू करिए सर, समय कम है सर जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जी जी मैं अपने वाणी को एक विराम देता हूँ। डॉक्टर DN शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय का अभाव है, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि कुछ शब्दों में अपने आप व्याख्यान को समाप्त करें। आप हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे नेटवर्क के वजह से। मैं अपने सभी कल के से सभी अगर कल से क्षमा चाहता हूं कि आज नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम रही, बारिश की वजह से कुछ व्यवधान आया। कल रख दें अगर आप कहें तो। नहीं सर, कल वैसे भी हमारे बहुत वक्त हैं सर, आज आप अपने समाप्त करेंगे सर जी। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए बच्चों के साथ और क्या नहीं करना चाहिए, ये मेन चीज जो है जानने की है। क्या करना चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि एक तो जो है जिद अगर वो कर रहा है तो जिद को जानना चाहिए और उस जिद के बारे में जान करके उसके लाभ और हानि उसको बताएं और समझाएं उसको कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तब वो समझेगा। लेकिन अगर एकदम से अगर आप डांटते हैं तो फिर बच्चे पे गलत प्रभाव उसका पड़ता है और जिसके लिए उसने जिद किया है उसको ही वो प्राप्त करके मानता है। अच्छा, उसको जो है गुण दोष के बारे में बताएं और उससे चर्चा करें, फिर देखेंगे कि बच्चा खुद मना करता है। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि बच्चों को आप जो है क्या करें, समय दें। इसके अलावा उसको ज्यादातर उसको नियम कानून में नहीं बांधना चाहिए, बंधनों में नहीं रखना चाहिए। अगर बंधनों में रखेंगे तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जितनी आप उसको स्वतंत्रता देंगे उसके प्राकृतिक गुण जो जितने भी उसके अंदर गुण विद्यमान है वो प्रकट होंगे, इसलिए उसको जो है बंधनों में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा मारना पीटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ हिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा हमारा दुश्मन नहीं है। सही है, बच्चा हमारा दुश्मन नहीं है। हम मारना पीटना किसके साथ करते हैं? दुश्मन के साथ। और हम अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि अगर दोस्त अगर कोई गलती भी कर दे तो दोस्त को हम बुलाते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं। अगर बच्चों को भी जो है हमको दोस्त मानना चाहिए और कोई भी अगर उसने गलती कर दी, किसी भी प्रकार का उसने नुकसान कर दिया तो उसको प्यार से ही समझाना चाहिए। मित्रवत, यानी अगर हम मित्रों के साथ अगर अच्छा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए, तो वो अच्छी तरह समझेगा भी और आगे से गलती भी नहीं दोहराएगा। अगर लेकिन आप डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं तो उसी गलती को दोबारा करें। ये बात को जो है याद रखने की जरूरत है। साथ साथ बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए। बच्चों से बातें करें और जो वर्क वो कर रहे हैं उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अगर आप उसको तारीफ नहीं करते हैं, अप्रिशिएशन नहीं करते हैं, तो भी उसकी जो एक नेचुरल प्रकृति है उसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए बच्चों की समय समय पर जो है प्रशंसा करें। साथ एक बात और, बच्चों से बात करते समय बॉडी कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे से दूर से बात करते हैं तो आपकी बात को उतना अच्छा वो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए बॉडी कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। बच्चे आप उसका हाथ अपने हाथ में ले सकते हैं, उसको गोदी में बिठा सकते हैं, क्योंकि इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक जो है प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगर आप बॉडी कांटेक्ट बना करके बच्चों को कोई बात समझाते हैं तो बहुत जल्दी वो जो है समझते हैं। इसी प्रकार से कुछ बातें और हैं जो अब क्योंकि टाइम कम बता रहे हैं तो वे कुछ बातें और बताऊंगा विशेष। बच्चों को कभी भी बेड बॉय बेड गर्ल होता है ना, जरा सी कोई बात होती है तो बेड बॉय बेड गर्ल कहते हैं, इस तरह के संबोधन बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो है एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालता है, नेगेटिविटी जो है क्रिएट करता है। बच्चों को जहां तक हो सके अगर उसकी कोई गलती भी है तो उसको जो है सहयोग करें, सपोर्ट करें और हो सके तो उसकी प्रशंसा करें, तभी जाकर के उसकी मनोस्थिति जो है अच्छी होगी। इसके अलावा बच्चों को अगर आपको जिंदगी की कुछ बातें सिखानी है तो दो बातें हैं। हमारा जो ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस।
जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% है, अनकॉन्शियस माइंड 90% है। तो सारी दुनिया आज का समय में 10% ब्रेन पर जो है काम कर रही है। बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छा डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, इसके पीछे सब लगे हुए हैं, लेकिन अच्छा आदमी बनाना, इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की जाए। क्योंकि वास्तव में मेहनत किस पर करना चाहिए? उसको अच्छा आदमी बनाने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि धन का नाश हो जाए तो प्राप्त किया जा सकता है, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसको भी सही किया जा सकता है, लेकिन एक बार व्यक्ति का चरित्र का पतन हो जाए तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जाए। अतः बच्चे को चरित्रवान बनना है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके ऊपर ना करके उसकी जो है ब्रेन पर, यानी उसके अंदर करिए, जिससे कि उसकी प्रतिभाएं बाहर निकल कर आए और वो जीवन में सफल। इसके अलावा बच्चों को कुछ बातें हैं जो हैबिट जो है छोड़ना चाहिए। बच्चे आजकल टीवी, मोबाइल इसके जो एडिक्ट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को 2 महीने 4 महीने के बच्चे को ही मदर मोबाइल पकड़ा दे, जिससे कि वो रोए नहीं। इस आदत को जो है धीरे धीरे फिर वो और बढ़ती चली जाती। बच्चे आज की डेट में कम से कम बता रहे हैं 4 से 6 घंटे का टाइम, हर बच्चा 4 से 6 घंटे का टाइम टीवी, मोबाइल आदि पर जो व्यतीत कर रहा है, और कुछ बच्चे तो 10 घंटे से ऊपर कर रहे हैं, और आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही तो और ज्यादा टाइमिंग हो गया। तो बच्चों की इस आदत को जो है छुड़ाना चाहिए। कैसे छूटेगी? अगर आप सीधे मना करेंगे तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा और वो उससे ज्यादा टीवी देखेगा या मोबाइल चलाएगा। तो उसके, क्योंकि उसमें वह क्या देख रहा है? अपने समय को पास कर रहा है और प्लेजर ढूंढ रहा है, आनंद को ढूंढ रहा है। तो आपको दूसरों साधनों के माध्यम से उसको जो है खुशी देना चाहिए और उसको जो है समय देना चाहिए, जिससे कि उसका समय भी कैसे पास हो जाए पता नहीं लगा। क्योंकि घर परिवार वातावरण में 16 साल की उम्र तक बच्चा घर में ही रहता है, तो उस बच्चे को सुधार करने के लिए, हर तरह का विकास करने के लिए उसको अलग अलग इन्वायरमेंट से परिचय कराना चाहिए। दोस्तों के घर लेके जाएं या दोस्तों के घर उसको जाने दें, बाहर उसको घुमाने ले जाएं। इसके अलावा जिसे ना ट्रेवल, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह जो है तीर्थ स्थानों पर जो है जाना चाहिए, उससे बच्चों का विकास भी होता है और उसको इन चीजों की ओर जो है ध्यान भी नहीं जाएगा। सर खेलने के कंक्लूड प्रति, करिएगा सर, कंक्लूड करिएगा। खेलने के प्रति प्रोत्साहित करें। अब 3 चीजें हैं बच्चों को खुश करने के, 3 चीजें हैं। उसको स्वीकारिए, जैसा है वैसा स्वीकारिए, और उसके जो भी काम वो कर रहा है उसमें सुधार करके सहमति दें, और तीसरा जो है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। साथ साथ मैं लास्ट में 3 बातें कहूंगा कि बच्चों में हमको 5 चीजें डेवलप करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा ततेव चे, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। अगर ये 5 चीजें बच्चों के अंदर हमने डेवलप कर दी तो हमने उसका पूरा ध्यान दे दिया। और इसके अलावा एक बात और लास्ट में कहूंगा कि निर्वाणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की यानी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आते हैं बच्चों में चरित्र का निर्माण करें, यही हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। समय बड़ा कम बताया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपकी अंत में रही कि मोबाइल वाला। मैं भी एक टीचर हूँ, पहले मैं भी कभी स्टूडेंट था, आप लोग के आशीर्वाद से आज मैं भी टीचर हूँ। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ रात में मोबाइल मत चलाओ, 2-2 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा करते हैं कि रात में सर जी को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसा जिससे सर जी को पता न चलने पाए कि हाँ लास्ट सीन हमारा क्या है, कब तक हम मोबाइल चला रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये तो लेक्चर है बस, और वो इसकी वास्तविकता नहीं समझ रहे हैं कि वाकई अगर हम अधारणी वेग, निद्रा को अधारणी वेग में भी रखा गया है, त्रय उपस्तंभ भी है, कितना वो नुकसान कर रहे हैं अपना, ये उनको नहीं समझ में आता है। तो नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ज़्यादा देर चलाइए, लेकिन रात में उसका जो आपका सोने का समय है उसको आप प्रॉपर दीजिए। स्लीपिंग हार्मोन को भी कम करता है। जी जी। हमारे बीच में हम सबके गुरु जी हैं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को समापन से पहले, हालांकि हमारे सचिव महोदय जुड़े हुए हैं, अभी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उससे पहले डॉक्टर प्रोफेसर डी.एन. मिश्रा सर, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिएगा। प्रोफेसर डी.एन. मिश्रा सर, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हालांकि लेक्चर आपका कल है मुख्य वक्ता के रूप में, परंतु आज पहले दिन इस कार्यक्रम में हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे। अपने आप को अनम्यूट करिएगा सर। कॉर्नर पे एक माइक बना होगा, उस पर बस खाली क्लिक करना है सर आपको। सर सिर्फ माइक पे आपको क्लिक करना है एक बार, जहां म्यूट लिखा हुआ है। या हेलो हेलो
हेलो, हाँ सर। आ गई आवाज? हाँ सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। हाँ ठीक है। जी सर। पहले तो मैं आरोग्य भारती कार्यक्रम के आयोजकों, अध्यक्ष, काशी प्रांत के अध्यक्ष, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम पहली बार मुझे सुनने देखने का मौका मिला। और कल के लिए मैं सोच रहा था कि मेरा लेक्चर कैसे होगा। कारण उसका यह है कि आज तक जो भी हमने सेमिनार अटेंड की वो मेडिकल फील्ड, आयुर्वेद की फील्ड, तो वहाँ केवल चिकित्सा की बातें, जनरल पब्लिक में डील करना और अपनी बात को पहुंचाना, ये आज के प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य। डॉक्टर प्रोफेसर बीएम सिंह का लेक्चर संस्कार पे था। संस्कार की उपयोगिता तो उन्होंने अच्छा प्रकाश डाला। समय कम था, नहीं तो सभी संस्कारों की चर्चा हो जाती। और प्राचीन और अनुप्राचीन संस्कार पे आपने कहा था कल मेरे पोषण और कुपोषण के लेक्चर में उसकी चर्चा थोड़ी सी आएगी। इसके बाद डॉक्टर कल्पना पटेल जी का लेक्चर मैंने सुना एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए, वो भी लेक्चर बहुत अच्छा था। और ये आज की बहुत बड़ी समस्या इसको उन्होंने पॉइंट आउट किया, और स्पेशली उसमें जो सेक्स एजुकेशन की बात की, ये बहुत ही आवश्यक है अगर आज के समाज में सुधार ले आना है तो। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, मैं अफ्रीका गया था, केप टाउन। समुद्र के किनारे नेकेड, कंप्लीटली नेकेड, छोटा सा कपड़ा शरीर के ऊपर था अंडरगारमेंट के रूप में। समुद्र के किनारे लेटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। समुद्र के किनारे नल लगा, लोग नहा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ इस चीज का ओपन डिस्क्रिप्शन है, सब जानते हैं, करते हैं। हमारे यहाँ ये पर्दे सिस्टम के कारण ये चीजें छिपी रह गई। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर पटेल ने कही। और अंत में डॉक्टर वीरेंद्र जी हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, उनका तो बड़ा ही ओजस्वी भाषण था। और बात बिल्कुल सही है, 1 वैक्सीन, 2 वैक्सीन, 10 वैक्सीन, आज करीब 200 या 250 वैक्सीन उपलब्ध है। कितनी वैक्सीन हम लगाए? भाई साहब प्रणाम। जी भाई साहब। अभी कोरोना वायरस आ गया, इसकी वैक्सीन छोड़ी जा रही, इसके बाद कोई और वायरस आएगा, फिर वैक्सीन छोड़ी जाएगी। जी भाई साहब। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता यह है बॉडी इम्यूनिटी इंक्रीज। जी भाई साहब। जी भाई। और उसके ऊपर वीरेंद्र जी ने प्रकाश डाला, बहुत अच्छा लगा। और अंत में चरित्र निर्माण के पर लेकिन उन्होंने शर्मा जी का लेक्चर था, बीच में कट गया। चरित्र निर्माण जी भाई। जी भाई साहब। बहुत ही आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। घर में माँ बाप को समय नहीं है, स्कूल में टीचर को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्लास में आना है, एक सब्जेक्ट एक लेक्चर दे के चले आना है। चरित्र निर्माण के प्रति वास्तव में आज के समय में किसी की सोच नहीं है, किसी के साथ में धन्यवाद। जी भाई। जी भाई साहब। जी भाई साहब। जी भाई साहब धन्यवाद। मैं काशी प्रांत के सचिव महोदय डॉक्टर। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुनील मिश्रा जी, कार्यक्रम चल सुनील मिश्रा जी भाई साहब। जी भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भारतीय काशी प्रांतिक के सचिव सुनील मिश्रा जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सर कृपया अपना वीडियो ऑन करें। जी सर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। आरोग्य काशी प्रांत के द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आज का भी वेबिनार चाइल्ड हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेदा सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। आज के विशेषज्ञ वक्ताओं एवं अतिथि बंधु को हम लोगों ने सुना। कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है। धन्यवाद ज्ञापन एक औपचारिकता रहती है जिसको कि हम लोगों को पूर्ण करना है।
जैसा हम लोग जानते हैं, भारत युवाओं का देश है, या कहें भारत युवा है। वर्तमान काल में युवा शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसका प्रमाण हम अपने इस कोरोना संक्रमण काल में रिकवरी रेट से सोच सकते हैं। हालांकि इस बात से संतुष्टि मिलती है, लेकिन भारत युवा तभी रह सकता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, मजबूत हो, तभी स्वस्थ एवं युवा भारत अधिक दिन तक दिखेगा। युवा बने रहने के लिए आरोग्य भारती के कार्यकर्ता सीरियसली लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज के आयोजन में आरोग्य भारती के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिला। आपने बताया कि मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसमें गर्भ संस्कार भी एक महत्वपूर्ण है। स्वस्थ बच्चा स्वस्थ माता पिता पर ही निर्भर करता है। आपने प्राकृतिक जीवन पर जोर दिया। प्रकृति से दूर होने पर स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आपने पॉजिटिविटी, शिष्टाचार इत्यादि पर चर्चा की। हमें अपने खाने पीने एवं रहन सहन में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। आरोग्य भारती आपके सुझावों पर ध्यान देती है एवं आपके संदेश को समाज में पहुंचाने के लिए आरोग्य भारती के कार्यकर्ता लगे हुए हैं एवं तत्पर हैं। आपने अपने